अस्सलाम वालेकुम। माइंडफुलनेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है सारा अफ़ज़ल और साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंसूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और पाकिस्तान से बाहर भी जो सुन रहे हैं उनके लिए भी अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारी काफ़ी सारी ऑडियंसेस जो है वो मैं चेक कर रहा था कमेंट्स में और लाइक्स में, तो नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि यूएस, यूके, इंडिया और दीगर जगहों से भी हमें रिस्पांस आया है। और मैं सोच रहा था कि कुछ कमेंट्स भी हैं, तो फर्दन एक डिफरेंट सेशन में उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो दैट आई विल डू इन अ डिफरेंट सेशन। लेकिन आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, आज के सेशन में मंसूर जो अ, मौज़ू है उसके पीछे एक 1-2 वीडियोज़ ऐसी हैं जो मेरी नज़र से गुज़री और वो मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ देह थी। क्योंकि दोनों जो हैं वो एक ही मसले से मुताल्लिक थी। एक वीडियो ऐसी थी जिसमें वकील के कमरे में एक बच्चा है, 10 साल का होगा और उसको किसने रखना है? ये एक सवाल था क्योंकि वालिद ने भी दूसरी शादी कर ली थी, वालिदा ने भी दूसरी शादी कर ली थी और जब शादी हुई थी उस वक़्त तो कोई ऐसा मसला नहीं था। वो दूसरे साहब तैयार थे बच्चे को रखने के लिए, लेकिन अब वो इनकारी हो गए थे। वालिद साहब भी बच्चे को नहीं ले जा रहे, वालिदा भी बच्चे को नहीं रख पा रही और बच्चा उन दोनों के बीच में खड़ा हुआ कभी एक को देखता है, कभी दूसरे को देखता है कि मैं किधर जाऊँ? और दूसरी अभी एक हालिया दिनों एक अदालत के बाहर का एक सीन था। वहाँ पर भी बच्चों की कस्टडी का केस था और बच्चे जो थे, छोटा बच्चा तो बिल्कुल ही 3-4 साल का था और जो बच्ची थी वो होगी मेरे ख़्याल में 10 साल की होगी। और वो दोनों बच्चे भी जब बाहर आए हैं केस के फैसले के बाद, तो वो अपने बाप की तरफ गए हैं और उनको ज़बरदस्ती खींच के अलहदा किया गया। बच्ची भी चीख-चीख के रो रही है और छोटा-सा बच्चा लिटरली हाथ जोड़ा है, मुझे पापा के पास जाने दो और बच्ची भी कह रही है कि मैंने अपने बाप के पास जाना है। इस वाले मामले में जो चीज़ मुझे बड़ी तकलीफ़-देह लगी, बच्चों वाली बात तो थी ही, लेकिन वो जो वालिदा थीं, उनके 2 जुमले थे, "आज मैंने जीत लिया इनके बाप से तुम्हें" और बेटी को कहेंगी "और तुम मेरी बेटी हो, तुम और किसी की बेटी नहीं हो।" बड़े दुरुस्त लहजे में वो ये कह रही थी। तो ये जो दोनों हैं ना, ये मेरे ज़हन से वो लहजे और वो नहीं जा रहे थे। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से ये शरह जो है बढ़ रही है। पहले हम देखते थे बच्चों की खातिर बहुत सी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। लेकिन चलें हम ये भी मान लेते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाती। तो क्या बच्चों के साथ इस किस्म का रवैया रखना आगे चल के उन बच्चों की ज़िंदगियों के लिए ज़्यादा परेशानियाँ नहीं लेके आता? जी, ये जो आपने सिचुएशंस 2 बताई हैं, काफ़ी तकलीफ़देह किस्म की सिचुएशंस हैं। और एनीवन हूज़ गॉट किड्स, जिनके बच्चे हैं या रिलेशनशिप में हैं, वो दे कैन फ़ील इट कि भई इसके अंदर आगे चल के क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, क्या मसाइब हो सकते हैं। तो स्टार्ट मैं यहाँ से करना चाहूँगा कि आज का जो ये हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप के ऊपर, और हमारे सोशल, कल्चरल, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में हम हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करेंगे। तो आगाज़ में ये कहना चाहूँगा कि देखें, एक और इस पे साइकोलॉजिस्ट भी मुत्तफ़िक हैं काफ़ी सारे, कि एक ह्यूमन चाइल्ड जो है, इंसान का जो बच्चा है, नौमौलूद और फिर बाद की स्टेजेस, उसकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए 2 फिज़िकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली हेल्दी पेरेंट्स या पैरेंटल फिगर्स का होना बहुत ज़रूरी है। उर्दू में क्या कहेंगे कि भई जज़्बाती और ज़हनी और जिस्मानी तौर पे नॉर्मल या हेल्दी पेरेंट्स अगर होंगे, तो बच्चों की ग्रोथ भी उतनी ही ज़हनी, जिस्मानी, जज़्बाती तौर पे नॉर्मल और हेल्दी होने की तवक्को होगी। और इसीलिए मैंने अंग्रेज़ी में वर्ड पेरेंट्स या पैरेंटल फिगर कहते हैं। मतलब बी इट के बायोलॉजिकल सगे माँ-बाप हों, या खुदा ना ख़ास्ता अगर कोई हुँ। इससे महरूम रह गया, तो उन्हीं से मिलते-जुलते 2 कैरेक्टर्स होना ज़रूरी हैं। अच्छा, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, काफ़ी ये सहल नहीं होता, मुश्किल काम है। और स्पेशली वेस्ट में बच्चे पालना, जहाँ पे आपको कोई उस तरह से सोशल सपोर्ट नेबरहुड से या रिश्तेदारों से, या आपका भाई नेक्स्ट डोर रह रहा है, और वो जो 2 घंटे के लिए हुँ। किसी ने बच्चे को, स्पेशली जो नौमौलूद है, उसको सँभाल जॉइंट लिया। फैमिली है जिस तरह। हाँ, तो भई माँ ने अपनी नींद पूरी कर ली, तो यहाँ पे तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, और बस दोनों पेरेंट्स को ही ज़्यादातर करना पड़ता है। तो मैं कभी-कभी हैरान होता था
कि भई आपके अगर 2 या 3 बच्चे हों तो समटाइम्स अगर एक बच्चा कोई भई नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, बुखार या कोई बीमार है, कफ एंड कोल्ड कुछ भी है और वो स्लीपलेस नाइट्स, तो उसमें दोनों दे कैन टेक टर्न्स कि भई अपनी स्लीप पूरी करने के लिए। और सुबह अगर एक ने या दोनों ने काम पे जाना है, एक ने भी जाना है, तो भई वो किस तरह से फेयर डिवीज़न ऑफ लेबर होगी। तो इवन 2 पेरेंट्स के बायोलॉजिकल पेरेंट्स के होते हुए भी कई दफ़ा वो इतना एग्ज़ॉस्टिंग हो जाता है दोनों के लिए ही। तो कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि जो सिंगल पेरेंट्स हैं, उनके लिए तो मतलब ये एक बहुत ही ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल काइंड ऑफ टास्क बन जाता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ये जो अंग्रेज़ ख़वातीन हैं, हमारे यहाँ क्योंकि ज़रा ट्रेंड अभी ये शरह जिसे आप कह रही हैं कि रीसेंट डेकेड में ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन इनके यहाँ तो काफ़ी अरसे से चल रहा है, तो मैं कभी-कभी उनको देख के बड़ा हैरान होता था। बल्कि हमारे एक दोस्त तो कहते होते थे, भई एक गोरी जो है ना वो 3 देसी मर्दों के बराबर होती है। खाने में भी और काम करने में भी। क्योंकि एक ही पेरेंट है, वो सुबह उसने उठ के बच्चों को भी तैयार करना है स्कूल के लिए, नाश्ता भी बनाना है, फिर उनको ड्रॉप भी करना है, फिर अपने काम पे जाना है और फिर यहाँ पे वर्क प्लेस की अपनी टेंशन्स होती हैं। बहुत ही देसी वो जो एक फ्रेज़ है ना कि भई गोरे अगर पैसे देते हैं तो एक-एक पैनी का फिर हिसाब भी लेते हैं, वो काम भी पूरा कराते हैं। गोरे मीन्स जो भी नेशंस डेवलप्ड नेशंस हैं। तो फिर हुँ। काम की अपनी टेंशन्स, फिर वहाँ से उसने वापसी भी अरेंज करना है कि बच्चों को आइदर वहाँ पे आफ्टर स्कूल किसी क्लब-व्लब में रखना है ताकि वो बाय द टाइम वो काम खत्म करे और वहाँ पे पहुँच के उनको पिक कर सके। फिर घर जाके उसने सारे बर्तन-वर्तन भी करने हैं और अगर कुकिंग पहले से नहीं की हुई तो वो भी दोबारा से करनी है और फिर उनको होमवर्क में भी हेल्प करना है, फिर दे हैव टू पुट देम टू स्लीप एज़ वेल। तो सुलाना और ये वो। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि वो काफ़ी मुश्किल काम है, मतलब किसी भी। 3 लोगों का काम एक शख्स करता है, हाँ, बिल्कुल, वेदर सिंगल फादर और मदर बोथ। बिल्कुल। तो ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है इफ यू कंपेयर ईस्ट एंड वेस्ट, कंपैरिज़न इसलिए करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बज़ाहिर डायरेक्टली अगर मरूबियत ना भी हो, तो क्योंकि वो एक हिस्ट्री है हमारी साइकोलॉजिकली कॉलोनियल एरा की, तो अक्सर ये आपने सुना होगा कि भई हम फिज़िकली तो बज़ाहिर आज़ाद हो गए हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे अभी भी एक मरूबियत जो है वो है हमारी वेस्ट से। और ये होता है, जो भी तारीख में डोमिनेंट तहज़ीब होती है, बाकी तहज़ीबें और कल्चर उससे मुतासिर होते हैं और कोशिश करते हैं कि भई उनकी तरह होने की। तो एक कुदरती अमर है। तो मुझे कभी-कभी लगता है कि लोग समहाउ मैं वर्क प्लेस पे भी बाज़-औक़ात इस तरह के मरीज़ आते हैं या ब्रोकन फैमिलीज़ और उसके शाख़साने में जो जज़्बाती और ज़हनी अमराज़ जन्म लेते हैं, तो वो अक्सर मैं अपने कोलीग से भी कहता हूँ कि माय गॉड व्हाट द ह्यूमन्स हैव डन टू देमसेल्व्स। कि भई इतने सालों के एवोल्यूशन के बाद इवेंचुअली हम अपने साथ क्या कर रहे हैं कि भई एक तरफ तो मैं देखता हूँ कि मटेरियलिस्टिकली लोग अपने एक अरूज पे साइंस टेक्नोलॉजी में उनकी इकोनॉमीज़ भी बेहतर हैं। लेकिन जब मैं उनकी जो जज़्बाती और ज़हनी साइड देखता हूँ, तो कभी-कभी ये भी लगता है कि उसमें बहुत हद तक माशरे का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो ज़वाल पज़ीर भी है। आई वोंट से कि सारी सोसाइटी ऐसी हुँ। है। मैं क्योंकि डील करता हूँ ऐसे प्रेज़ेंटेशंस और पेशेंट्स के साथ डे इन एंड आउट, तो वो ज़्यादा थोड़ा फ़ील होता है। ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी में ऐसा शायद नहीं होता, लेकिन फिर भी एक अच्छा ख़ासा तनासुब है इनके माशरे का जो इन मसाइल से गुज़रता है। तो आई थिंक अच्छा यहाँ हुँ, हुँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं एक बात कहना चाह मॉडरेशन, रही थी कि सॉरी बस ये मैं जुमला कंप्लीट कर लूँ कि मॉडरेशन जो है वो कहीं बीच में गायब हो गई है। कि एक तवाज़ुन जो होता था रिश्तों में, तो पहले ज़माने में ईस्ट में एक वो वाली एक्सट्रीम थी कि भई हाँ, बेटी अब जा रही हो तब वहाँ से तुम्हारा जनाज़ा निकलेगा। तो भई हस्बैंड चाहे वो वायलेंट हो, चाहे वो किसी इस तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो, कि वो हर एक के लिए एक मसाइब पैदा करना जो है वो उसकी नेचर में शामिल हो, क्रिमिनल हो, कुछ भी हो, तो वो एक एक्सट्रीम थी। दूसरी एक्सट्रीम ये भी है कि भई अंडरस्टैंडिंग के नाम पे साल हा साल या महीनों तक इकट्ठे रह रहे हैं और एक दिन उठे और किसी एक बात के ऊपर
अब ह्यूमन माइंड ज़ाहिर है वो एक कोई फिक्स चीज़ तो नहीं है कि हमेशा एक ही स्टेट में रहेगा, चेंज होता रहेगा। कभी आप एंगर फ़ील करेंगे, कभी लव फ़ील करेंगे, कभी आप नॉर्मल फ़ील करेंगे, कभी आप जज़्बाती होंगे। तो वो भाई किसी एक दिन उठे और किसी एक चीज़ पे भाई कि मैंने तो ये वाली फ़िल्म देखनी है और तुमने वो वाली देखनी है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मतलब मैं ये एक वैसी मिसाल दे रहा हूँ, तो चलो हम अलहदा हो जाते हैं। तो वो लोग ये नहीं सोचते कि उस टाइप का जो फ्रीडम है कि जिसमें आप यू कैरी ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। ह्यूमन लाइफ बहुत शॉर्ट है, इतनी लंबी नहीं है कि आप हर 6 महीने बाद पार्टनर्स चेंज करते फिरें और 20 साल बाद फिर बैठ के तन्हा सोच रहे हों कि "ऐ मैं की कीता"। अच्छा। आपने जो बातें की उसमें 2-3 पॉइंट्स मेरे ज़हन में आए थे। जिस आपने सिंगल पेरेंट की बात की, अ, वेस्ट की भी बात हुई, लेकिन हम अपने अपने यहाँ भी देखते हैं। अपने यहाँ से मुराद सिर्फ़ पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रही, जनरल देखती हूँ, ये वेस्ट में भी यकीनन होगा। सिंगल पेरेंट से मुराद सिर्फ़ ये नहीं है कि डिवोर्स्ड हों या सेपरेशन हो गई हो या इंतकाल हो गया हो किसी एक का। हम देखते हैं कि औरतों की एक बड़ी तादाद ऐसी है, जो शौहर तो मौजूद हैं, लेकिन वो ज़िम्मेदारी नहीं उठा हुँ, और मजबूरन उनको ख़वातीन को वो भी सिंगल पेरेंट वाला काम, उन्हें कमाना भी पड़ता है, उन्हें बच्चों को भी देखना पड़ता है, उन्हें बाहर को भी देखना पड़ता है और उनको फिर वो बाप वाला जो रोल है, ना हो तो एक और बात होती है, लेकिन उस शख्स के होते हुए उसका रोल अ, खुद करना, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर हम इस एक सारे सिनेरियो को भी देखते हैं कि बच्चों के ज़हन पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है, 2 एक्सट्रीम्स होती हैं। एक तो ये कि वो उस रिश्ते से ही ख़ाइफ़ हो जाते हैं और बच्चियों में देखा गया है कि वो अपने घर में अगर बाप को इस तरह से देखें, तो उन्हें मर्दों से ही नफ़रत हो जाती है, वो हर एक को उसी तरह का समझती हैं। और एक ये होता है कि वो दूसरों में एक ऐसा शफ़क़त वाला मर्द ढूँढती हैं, जैसा कि वो चाहती हैं कि उनको मिले या उनके बाप को होना चाहिए, तो वो किसी भी रिश्ते में हो और उसमें वो एक्सप्लॉइट भी होती हैं। दूसरा जो एक पॉइंट था कि जो आपने पहले ज़िक्र किया ना कि एक वक़्त एक एक्सट्रीम वो थी कि जब हम कहते थे कि अब तुम गई हो तो अब तुम मर के ही आओगे व्हाट्सएवर। उसमें मेरा अपना एक राय कह लो आप, गलत भी हो सकती है। अ, पहले जो चीज़ ख़वातीन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी, वो ये थी उनके पास तालीम नहीं थी, उनके पास स्किल नहीं थी। वो सिर्फ़ घर के अंदर रहती थी। और जो पहला क्वेश्चन उनके ज़हन में होता था, वो सर्वाइवल का होता था कि अच्छा अगर मैं यहाँ से निकल गई, तो मैं कहाँ जाऊँगी और मैं क्या करूँगी? तो अब जो है मुझे यूँ लगता है कि अब यही चीज़ जो है ये इस मसले की शरह को बढ़ाने में भी समहाउ किरदार अदा कर रही है, कि अब वो ज़्यादा बेधड़क हैं, वो कहती हैं हाँ, नहीं तो नाज़िम मैं खुद से कर सकती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है, लेकिन शायद वही बात कि इसमें तवाज़ुन नहीं रहा। हाँ। अच्छा, वो जो पहले वाली मिसाल आपने बताई है कि एक ऐसा हस्बैंड जो निकम्मा है और कुछ नहीं कर रहा या नशे का आदी है किसी किस्म की या बुरी आदत हैं, जुआ खेलता है उस तरह से। तो आई थिंक ऐसे शख्स के साथ तो ज़िंदगी बर्बाद करना बड़ा मुश्किल काम है। जो एडिक्टिव पर्सनैलिटीज़ होती हैं सर्टेन, उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अगर एक एडिक्शन छोड़ भी देंगे तो उसको रिप्लेस करके किसी दूसरी चीज़ की लत में पड़ जाएँगे। तो ये तो अब किसी भी लड़की को, खातून को या उनके पेरेंट्स को खुद शुरू में अगर जब ये चीज़ पता चल जाती है, तो अनलेस हमारे यहाँ हमेशा एक गुंजाइश होती है कि भई अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले तो चलो ठीक है, या वाक़ई अपने आप को चेंज करना चाहे और लोग ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत विल पावर चाहिए होती है। और जिसके पास विल पावर होगी, पहली बात तो ये है कि वो किसी इस तरह की चीज़ में भी वो एक्सपेरिमेंट वगैरह कर ले जवानी में, उल्टे-सीधे कामों के साथ, लेकिन उसको लत नहीं पड़ेगी, वो उसका एडिक्ट नहीं होगा, डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो जो बंदा ऑलरेडी डिपेंडेंट है, काफ़ी मुश्किल होता है कि वो उस डिपेंडेंसी को छोड़ सके, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि अगर वो एक चीज़ से जान छुड़ाएगा, तो उसको रिप्लेस करके दूसरा कोई चीज़ शुरू कर देगा। हमारे पास आते हैं लोग, वो कहते हैं, "भई मैं ओपियोइड्स जो हैं छोड़ना चाहता हूँ, तो मुझे ना आप बेंज़ोडाज़ेपिन्स दे स मतलब मज़ीद सेडेटिव्स जो हैं, हिप्नोटिक्स।" हुँ, हुँ, हुँ। या अगर उनसे जान छुड़ा रहे होंगे तो कहेंगे कि अच्छा मुझे कोई हाई पोटेंसी की सेडेटिव किस्म की पेन किलर दे दें एंड सो ऑन। तो वो तो एक मिसाल, वाक़ई वो भी मिसालें हैं। और उसमें फिर ये होता है कि जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं तो वो एक नॉर्मल हायरार्की जो है वो पेरेंट्स की नहीं होती, क्योंकि बाप जो है उसकी जो शफ़क़त है या उसका एक घर में बैलेंस रखना है या बिहेवियरल प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करना, जैसा हमारे यहाँ हमारे ज़माने में अम्माएँ जो थीं वो डराया करती थीं और बाप का बड़ा रौब होता था, भले ही वो मार-पीट ना भी करे, कि भई होमवर्क कर लिया कि नहीं, आपके डैडी अब्बू घर आने वाले हैं
और अच्छा भाई सब चुप करके बैठ जाओ और ये वो, तो एक रोब होता था। तो वो भी ज़रूरी है, स्पेशली मेल बच्चे जब बड़े होते हैं और वो फिज़िकली टीनेजेस में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो वो ज़ाहिर है माँ के कंट्रोल में, उस तरह से फिज़िकली तो माँ उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। बाप भी शायद उस तरह से तो फिज़िकली कंट्रोल करे ना करे, लेकिन उसका एक रोब होता है जिसकी वज़ह से वो काबू में रहते हैं, मतलब डिसिप्लिन्ड उनका होना ज़्यादा ईज़ी या करना ज़्यादा ईज़ी होता है। तो जो आप वाली मिसाल है, इसमें फिर ये है कि वाक़ई जो एक मर्द का तशख़्ख़ुस जो है उन बच्चों या बच्चियों के ज़हन में ऐसे बाप के होते हुए जब वो ग्रो करते हैं, तो वो फिर दे स्ट्रगल कि फिर बाद में शादी में भी वो हस्बैंड को जो एक रिस्पेक्ट या मोहब्बत, जो इमोशनल वार्म्थ वो देना उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने जो नमूना सैंपल देखा हुआ होता है, उसमें वो रिस्पेक्ट नाम की चीज़ कहीं दूर-दूर तक नहीं होती। वो अक्सर कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, ऑटोमैटिकली जो है वो नहीं मिलती। तो योर किड्स सी यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी मिसाल देता हूँ, अगर मैंने अपने बच्चों को कहता हूँ कि भई कि नो स्वेयर वर्ड्स, कि कोई गलत अल्फ़ाज़ जो हैं, गैर अखलाकी अल्फ़ाज़ उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में नहीं होने चाहिए। तो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि टच वुड पिछले 20 साल में घर के अंदर मेरी वाइफ़ ने या मेरे बच्चों ने मेरे मुँह से कभी कोई स्वेयर वर्ड नहीं सुना। हुँ, ठीक है, बाहर दोस्तों के साथ जोक्स-वोक्स शेयर करना या मज़ाक की हद तक ही वो, मैं ख़ैर वैसे भी आदी नहीं हूँ गाला-गलौच का। लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपके घर में एक ऐसा एक रोल मॉडल है, जो आपको किसी चीज़ की ताकीद कर रहा है और यू कैन सी के ही प्रैक्टिसेस व्हाट ही खुद इज़ भी कर रहा प्रीचिंग, है वो। तो वो ज़्यादा ईज़ी होता है बच्चों को उस तरह से डिसिप्लिन करना। तो ये तो एक वो वाली मिसाल होगी जिसमें आप एक निकम्मे फ़र्द या शौहर की बात कर रही हैं जो कमा नहीं रहा और सारी ज़िम्मेदारी बच्चों में डाल रहा है। अच्छा, दूसरा इसका एक जो दूसरी बात आपने की कि शायद मॉडर्न दौर में, पुराने ज़माने में फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होती थी। पेरेंट्स और बहन भाई या भाई जो है वो डरते होते थे कि अगर घर आके वापस बैठेगी तो फिर हमारे ऊपर जो है वो सारा खर्चा-वर्चा पड़ जाएगा, और बच्चे हो गए तो और भी ज़्यादा मसला है। और ख़ातून इसलिए डरती रहती थी कि भई वही कि अगर पेरेंट्स ने भी रिफ्यूज़ कर दिया कबूल करने से, या वहाँ पे जाके ताने-वाने सुनने को मिलेंगे कि भई डाइवोर्स होगी, सेपरेशन होगी वो। तो वो फाइनेंशियल डिपेंडेंस की वज़ह से वो बेचारी चुप करके सब कुछ सह लेती थी। वैसे ये बड़ी कमज़र्फ़ी की निशानी है, कोई भी शख़्स, मर्द हो या औरत। मैंने देखा कि कमज़र्फ़ी की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि आप हमेशा अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन उस पे निकालते हैं जो आपसे कमज़ोर हो, कि हुँ, डर तो ख़ास करता है कि जवाब नहीं दे सके। हाँ, बच्चे, खातून, आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके नीचे काम करने वाले लोग, मुलाज़मीन, उनके ऊपर आप अपनी वो निकालते हैं सारी, तो दैट मीन्स कि आपकी ज़हनी बलूग़ियत उस लेवल पे नहीं पहुँची, सेल्फ़ कंट्रोल आपका उस लेवल पे नहीं है। और वैसे भी वो मैंने एक किसी टॉक में कहा था कि सारे के सारे इंसान जो मैच्योरिटी की डिफरेंट स्टेजेस हैं, किसी ने 5 डिस्क्राइब की, किसी ने 6 की, और एंड पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और वो सब कुछ, और उससे पहले रिटर्निंग बैक टू द सोसाइटी और अल्ट्रुइज्म। तो सारे के सारे इंसान जो है ना वो सारी स्टेजेस अबूर करके इवन कि टिल डेथ 60, 70, 80 साल के भी होके, वो ज़रूरी नहीं कि मैच्योरिटी के उस फाइनल लेवल पे पहुँच सकें। तो अक्सर लोग कहीं बीच में भी रह जाते हैं। तो एक मैच्योरिटी की निशानी ये भी है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने इख्तियार किसी भी सूरत में दिया है, चाहे वो जिस्मानी ताकत है, चाहे वो कोई और आपके पास लेजिस्लेटिव इख्तियार है, या माशरा या आपका ओहदा आपको वो तफ़वीज़ करता है, तो आप कभी भी वो अपना सारा ज़ोर जो है ना, अपने से कमतर पे या कमज़ोर पे नहीं निकालते। तो ये भी एक मैच्योरिटी की निशानी होती है, यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ। यहाँ से एक और सवाल भी मेरे ज़हन में है, लेकिन अभी आप वो जो हम एजुकेशन वाली बात और डिपेंडेंसी जी, वाली बात कर रहे थे, उसको हाँ, मुकम्मल थैंक्स कर फॉर लें तो फिर रिमाइंडिंग। मैं वो नुक्ता लाऊँ। बिल्कुल। हम भी वैसे कई दो बातों-बातों में ना, अब मैं तो ख़ैर साइकियाट्रिस्ट हूँ और सारा दिन ज़ाहिर है पेशेंट से बातें करता रहता हूँ, तो बातों-बातों में ना कहीं से कहीं बंदा जो है वो निकल जाता है, और कई दफ़ा लगता है कि भई काफ़ी आप ट्रांसग्रेस कर गए हैं इन विदिन डिफरेंट ड्रीम्स एंड बाउंड्रीज़। एनीवेज़, तो कमिंग बैक, तो वो आज के दौर में क्योंकि ख़वातीन पढ़ लिख गई हैं, लेट्स से सारी तो नहीं लेकिन पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा, तो उसमें ये है कि हुँ, उनको अगर जॉब है या फाइनेंशियल उनकी डिपेंडेंसी नहीं है, तो इट मेक्स अ लॉट ईज़ियर फॉर देम
कि वो ज़्यादा आसानी से ये डिसीजन कर सकती हैं कि जहाँ पे वो देखती हैं कि भई दे हैव ट्राइड एवरीथिंग कि रिलेशनशिप बेहतर हो, हर तरह की जो भी नुस्खे आज़मा लिए और उसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा, तो वो सेपरेशन में ज़्यादा बेहतरी समझती हैं। या बात सूरतों में ये भी होता है कि एक मार-पीट से भरपूर हस्बैंड या ड्रंक हस्बैंड या एडिक्ट हस्बैंड जो है, उसके ज़ेरे साया बच्चे जिस तरह से ग्रो करेंगे और फिर वो किसी को भी फादरली फिगर को वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकेंगे, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि वो अलहदा होके और एक एज़ अ सिंगल पेरेंट ही के तौर पे उनकी तरबियत शायद ज़्यादा बेहतर वो नशोनुमा हो सके। वो आइडियल सिचुएशन तो नहीं होगी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगी जहाँ घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई, झगड़ा, तकरीब, शोर-शराबा वो सब कुछ चल रहा है। तो उससे वो एक हुँ, ऐसा घर जो पुरसुकून है और भले ही सिंगल पेरेंट हो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हुँ। इसलिए अभी अब इसकी शरह बढ़ रही है और एक उसकी सिर्फ़ ये वजह नहीं है। हाँ, एक वही मैं कहने लगी थी मंसूर, बहुत से ऐसे केसेस भी हैं जहाँ मैंने देखा है कि वालिदैन ने डिसीजन लिया और बच्चे राज़ी नहीं थे। तो कुछ अरसे बाद खातून ने कहा कि बस मेरे पास बेहतर ऑप्शंस भी हैं, मैं छोड़ सकती हूँ। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह अलहदा होने की वजह यही होती है कि शौहर ठीक नहीं होता। बाज़ औक़ात बहुत सी जगहों पे ख़वातीन का भी कसूर होता है। उनको लगता है कि ये फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है जितना मैंने सोचा था। इसके पास वैसा घर नहीं है जैसे मेरे फलाँ फ्रेंड के हस्बैंड के पास है। ये मेरे सामने कुछ मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि मैंने तो सोचा था ऐसा होगा, तो ये ऐसा नहीं, तो इससे बेहतर ऑप्शन मेरे पास है। तो ये भी एक फैक्टर है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हुँ। हाँ, कुछ लोग उस सलाहियत से आरी होते हैं कि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन रख सकें, चाहे मर्द हो या औरत। सर्टेन किस्म हुँ। के इमोशनल इंस्टेबिलिटीज़ होती हैं ड्यू टू देयर बैकग्राउंड, एनवायरनमेंटल फैक्टर्स और दूसरे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो उनका तो मसला ये होता है कि वो बहुत जल्दी क्विकली दे फॉल इनटू रिलेशनशिप और वो जो बैडली इन लव हो जाते हैं, लव एट फर्स्ट साइट और वो सब कुछ। और लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकते। या तो वो खुद ओवरवेल्म हो जाते हैं या दूसरे बंदे को इतना ज़्यादा ओवरवेल्म कर देते हैं। ओवरवेल्म की उर्दू क्या होगी? इतना ज़िच कर देते हैं। ये प्रॉपर तर्जुमा तो नहीं है लेकिन इन अ वे कि इतना ज़्यादा अगला बंदा ज़िच हो जाता है कि वो कहता है भई ये मैंने क्या बला अपने सर पे मतलब ये पाल ली मैंने तो इससे तो जान छुड़ाओ। तो वो मसला फिर ऐसे मर्द या खातून में भी समटाइम्स हो सकता है जिनके लिए रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म मेंटेन करना मुश्किल होता है ड्यू टू दैट्स इनग्रेन्ड इन देयर पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। तो वो लेकिन बहुत छोटा-सा एक चंक होता है सोसाइटी का लेस देन 5%। तो अच्छा एक तो वो मंसूर, यहाँ मैं सॉरी, मैं एक कथा कलामी की माफ़ी। अभी कुछ अर्सा पहले ही मैं पाकिस्तान जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, काफ़ी अरसे बाद गई और यूँ समझो कि पहले तो वही बात होती थी कि अपने जॉब पे गए, वहाँ कुछ और किस्म का माहौल था, वो भी किसी मौके पे ज़रूर इसी सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे। जो चीज़ मैंने वहाँ अब महसूस की है, कुछ चीज़ें जिन्हें हम एक वक़्त में मायूब समझते थे, कहते थे, हैं जो, उनको हमने बड़ा नॉर्मलाइज़ कर दिया। अभी आपने ज़िक्र किया ना कि कुछ लोग होते हैं जो रिलेशनशिप्स को ज़्यादा निभा नहीं सकते। वो हर दूसरे दिन किसी से उन्हें अचानक बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, कुछ ऐसे रिलेशन चला फिर छोड़ दिया। तो हमारे यहाँ अब ये अम, लिव इन रिलेशन जो है, ये कॉन्सेप्ट बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। इसके लिए ऐसी-ऐसी तौजीहात पेश की जाती हैं कि मेरी समझ से बाहर है। बल्कि अ, यहाँ तक कहा जाता है कि जब दिल मुतमईन है और हम साथ रहना चाहते हैं तो एक कागज़ पे साइन करने की क्या ज़रूरत है? तो मेरा तो ये सवाल था कि वो जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तब भी तो आप एक कागज़ पे साइन करते हैं ना? पैसे दे दिए, ले लिए तो बस हो गई बात, क्यों कर रहे हैं आप कागज़ पे साइन? तो उनके लिए ये रिलेशनशिप जस्ट कागज़ पे साइन करना रह गया। ये एक बड़ा अजीब-सा माइंडसेट था, ये क्यों डेवलप हो रहा है? हाँ जी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इम्पोर्टेंट। इस पे मैं ज़रूर बात करूँगा। इससे पहले वो जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना जिसमें मैं कहा था कि एक छोटा-सा चंक सोसाइटी का है जो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकते बाज़ अफ़राद। उसमें मैं थोड़ा-सा ये ऐड करना चाहूँगा कि एक ये भी है कि एक्सपेक्टेशंस मीडिया जो है ना, मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो कि माइंड्स को किस तरह से हम अपने वक़्त में रह रहे होते हैं। वी आर मेड बाय आवर ईरा। हमारा जैसा बचपन था तो भई कलियाँ और वो ऐनक वाला जिन्न और उससे भी पहले चले जाएँ तो कार्टून जो है वो फ़नी हुआ करते थे, वो कार्टून ही हुआ करते थे। अच्छा ये चीज़ तो मेरे गोरे कोलीग भी अक्सर कहते हैं कि पुराने ज़माने में जो कार्टून थे वो फ़नी होते थे। अब जो कार्टून है वो सार्कास्टिक
और ज़ुमानी बातों वाले राइट, होते हैं और वो हैरान होते हैं भई कि ये 8 साल के बच्चे के लिए है, ये एक एडल्ट के लिए हैं। तो मीडिया ने खुद को सेल करना होता है तो शॉर्ट ऑब्वियसली दे हैव टू मैसेजेस। हाँ, तो कोई ना कोई उसको स्पाइस अप करने के लिए कुछ ना कुछ अब उन्हें इनोवेशन करनी होती है, एक्सपेरिमेंट करना ही होता है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड में जो एक लाइफ़ दिखाई जाती है, जो ड्रामों में दिखाई जाती है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं ख्वाबों का शहज़ादा और परियों की शहज़ादी, तो वो सारा कुछ जो है ना वो एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हो जाती हैं हर लेवल पे, ना सिर्फ मटीरियलिस्टिकली बल्कि वो बाकी जो सारे शेनानिगन्स शेनानिगन्स वैसे यॉर्कशायर की टर्म है, इसका उर्दू में तर्जुमा क्या होगा? खराफात या क्या जो परफेक्ट। है हुँ। वो हैं कि तो वो इस तरह के दिखाए जाते हैं। तो समटाइम्स बाज़ लोग जो हैं वो इस पे बिलीव कर लेते हैं कि भई वाक़ई आइडियल लाइफ़ यही होती है कि उसमें हर वक़्त कैमरे के सामने हाँ, स्माइल करना होता है, दाँत निकालने होते हैं, कीमती साड़ियाँ और बेशकीमत ज़ेवरात पहन के फिरना होता है। और बंदा भी यही सोच रहा होता है कि लड़की जो है वो हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे इंडिया में भी ये एक्सपेक्टेशन है लेकिन स्पेशली पाकिस्तान में बाज़ जगह ये एक्सपेक्टेशन होती है। अच्छा वो एक्सपेक्टेशन भी बड़ी अजीब-ओ-गरीब सी होती है कि घर से बाहर होगी तो सती सावित्री, मलफ़ूफ़, बापर्दा, परहेज़गार, उसका इमेज होगा तहज्जुद गुज़ार। घर में आएगी तो फ़ौरन पेरेंट्स की टाँगें दबाना शुरू कर देगी और सुबह से शाम तक हांडी-रोटी करेगी और बेडरूम में आएगी तो फ़ौरन एक वेस्टर्न मूवी स्टार बन जाएगी। तो हमारे यहाँ देसी मर्दों की जो है ना वो ख़्वाहिशात भी बड़ी अजीबो-गरीब और एक चूँ-चूँ का मुरब्बा बन जाती हैं कई दफ़ा। तो हुँ। मतलब आप फिर खुद सोचें कि ये वो वाली सूरत-ए-हाल होगी अक्सर मैं कहता होता था कि यार ये जो शायर हज़रात हैं, अगर इनकी डिस्क्रिप्शन पे जाया जाए और वाक़ई किसी खातून का चेहरा किताबी यानी किताब की मानंद मुस्ततील या चौकोर हो और झील जैसी आँखें, अब झील में तो काफ़ी मतलब खुदरो पौधे और उसकी तह में काफ़ी मड और वो सब कुछ होता है। अगर वैसी मडी किस्म की आँखें और वो हों और जिनको तलवार जैसी पुरसुकून झीलें कहते और हैं ना? तलवार जैसी नाक, तो मैं सोच रहा था कभी-कभी वो जो नहीं जो लोग पोर्ट्रेट बनाते हैं कि भई आप उनको हुलिया बताएँ और वो पोर्ट्रेट बनाते हैं ना, तो जो हमारे शायरों ने जो डिस्क्रिप्शन अलग-अलग से किया है, अगर उसको वी पुट इंटू प्रैक्टिस तो एक बड़ा अजीबो-गरीब खौफनाक किस्म की खातून का हुलिया सामने आएगा। लेकिन बिल्कुल। तो ऐसी ही ज़हनी इख्तिराएँ ये सब फ़िल्में-विल्में देख के और मीडिया और फिर पाकिस्तान में लेट मी से कि हमें ये एज़ाज़ भी हासिल है कि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पहले नंबर पे पता नहीं है कि नहीं लेकिन चंद टॉप के मुल्कों में है जहाँ पे पोर्नोग्राफ़ी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो वो वाली जो साइड है रिलेशनशिप की, उसमें भी एक्सपेक्टेशंस दोनों साइड की, मर्द और ख़वातीन की, वो उस तरह की फ़िल्में देख-देख के वो एक इंतहाई अनरियलिस्टिक, अननेचुरल और परवर्टेड किस्म की हो चुकी होती है। तो अब उन लोगों की एक पॉइंट एक्सपेक्टेशन पे मेरे ज़हन में भी है। हुँ, आपने जो मर्दों की बात की, ख़वातीन में एक चीज़ आप भूल रहे हैं और इसने बड़ी ही आहिस्तगी से मगर बड़ी ही पक्की जड़ें गाड़ी हैं। ये जो ख़वातीन के डाइजेस्ट हैं, बहुत सी ख़वातीन शायद अगर सुने तो वो नाराज़ भी होंगी कि उन्होंने तो हमें बहुत सी दुनिया दिखाई है। मंसूर उसमें जो हीरो दिखाया जाता है, ये सिर्फ़ मैं हीरोइन की बात नहीं कर रही, हीरोइन तो ख़ैर वो आध घंटे के अंदर 3 घंटे का काम आध घंटे में कर रही होती है और यू नो वो एक हँसी-मज़ाक भी है कि जितने में घर वाले घर से मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ के आते हैं, उतने में वो निहारी तक पका लेती है और 6 किस्म के पराठे भी बना लेती है और नहा धो के तैयार भी हो जाती है। लेकिन जो हीरोज़ दिखाए गए हैं, वो भी बड़े माकूल फ़ितरत किस्म के हैं, हुँ, मुझे जो कॉमन एक मिलता है कि उसकी मुस्कुराहट बड़ी धीमी-धीमी है और उसकी कुछ भूरी-सी आँखें हैं और उसके घुंघरियाले से बाल हैं और वो बड़ा बेनियाज़-सा है और वो फलाँ मॉडल की गाड़ी से उतरा है और वो बड़ा पोलाइट है और वो लड़की की हर गलती को माफ़ कर रहा है। मतलब वो भी बड़ी अजीबो-गरीब और शायद लड़कियों में भी एक्सपेक्टेशन है। अभी पिछले दिनों इत्तेफ़ाक है मैं बहुत बड़े-बड़े झटकों से बच जाती हूँ। कोई ड्रामा था जिसका बहुत ज़िक्र सुना था, इतने बिलियन मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं, सॉरी बिलियन नहीं, मिलियन व्यूज़ हैं। तो मैंने एक दिन ऐसे ही सरसरी-सा देखने की कोशिश की, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये वही इसीलिए ये ड्रामा ख़वातीन में बहुत पसंद किया जा रहा है कि उसका हीरो भी जो है वो नामाकूल किस्म की हरकतें भी हीरोइन की बहुत मुस्कुरा के बड़े खूबसूरत अंदाज़ में बर्दाश्त किया, तो ये वही एक्सपेक्टेशंस हैं, ये ख़वातीन में भी यही है। हाँ जी, सही कह रही हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम वो जो पुराने ज़माने के ख़वातीन डाइजेस्ट होते थे, उनसे लेके और हाँ, हाँ, मैंने काफ़ी ऐसे आज ऐसे तक। कोई ड्रामाज़ या सीरीज़ या सीरियल्स फ़ॉलो नहीं की। लेकिन जिस तरह से आप बता रही हैं तो लगता यही है कि वो उस वही कैरेक्टर्स जो हैं वो ड्रामा में भी हैं और एक तो सबकॉन्टिनेंट का ये बड़ा मसला है कि इंडिया में भी देखें
तो और यहाँ पे भी देखें तो वो पता नहीं कहाँ से 99.9% पॉपुलेशन को छोड़ के जो कैरेक्टर्स हैं वो सब कलर्ड आईज और गोरे चिट्टे और कलर्ड बिल्कुल। बालों वाले, तो मतलब वो कहाँ से रिफ्लेक्टिव हैं जो हमारे इंडिया आगे मतलब पाकिस्तान। हमारे जैसे कॉमन लोगों का तो कोई हीरो हीरोइन बनने का सीन ही नहीं छोड़ा हुआ ना उन्होंने, हम तो हाँ बस ऐਵੇਂ ही है साइड हाँ, एक्स्ट्रा। ठीक है, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के लोगों में इस तरह की वो है मतलब आउटलुक, लेकिन मेजॉरिटी जो सब कॉन्टिनेंट की है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो वहाँ पे कितने लोग जो हैं वो ब्लू आइज़ के साथ और इंतहाई फेयर कलर के साथ और सुनहरी जुल्फ़ों के साथ फिर रहे हैं। मतलब 1% से भी हाँ, कम। तो वो एक कॉम्प्लेक्स है और अभी तक वो चल रहा है। कोई जिससे मैंने कहा ना कि ये तो हम्म, बहुत बात रिपीट होगी और घिसी-पिटी होगी कि भई जिस्मानी तौर पे फिज़िकली आज़ाद हो गए 70 साल से, लेकिन ज़हनी तौर पे अभी तक वो गुलामी का असर हम पे चल रहा है। तो खूबसूरती का ताल्लुक कहीं से भी रंग अ, और उससे नहीं होता। मैं ये भी नहीं कहता कि वो भी एक बहुत वो है फ़लसफ़ियाना बात है कि भई अंदर की खूबसूरती, पीपल हैव नहीं गॉट द नहीं, राइट, मैं इससे हर इससे एक का हाँ, अपना एक टेस्ट है। इवन हम खाना भी खाने लगते हैं तो हमें अगर वो सालन जो है उसकी वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो हम उसकी तरफ नहीं जाते, तो ये तो एक अजीब सी बात होगी जी। अगर कहें कि शक्ल सूरत जो है वो कुछ नहीं है। जी, तो मेरे कहने का मतलब है कि एक वजीह मर्द जो है वो सांवला या भूरा या काला भी हो सकता है और एक खूबसूरत खातून जो है वो किसी भी कलर और शेप में हो सकती है। अब ये हाँ, उस पे मैं एग्री करता हूँ कि ब्यूटी लाइज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, इसलिए गोरे कभी ये नहीं कहते कि भई कि यू आर द प्रिटीएस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। वो अक्सर ये कहते हैं कि भई शी इज़ अकॉर्डिंग टू माय यू आर वन टेस्ट। ऑफ हाँ, वन ऑफ देम और यू आर अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट कि भई अगर 10 ख़वातीन होंगी टीवी पे तो और 10 मर्द होंगे तो उनमें से हर एक की पसंद डिफरेंट हो सकती है एंड वाइस वर्सा। तो ख़ैर ये हम वो हम किस चीज़ पे बात कर रहे थे? मुझे याद कराइएगा ज़रा। हम इस चीज पे बात कर रहे थे कि जो एक्सपेक्टेशन है ना वो इन चीजों को बहुत बढ़ावा दे रही है। हाँ, तो वो जो एक्सपेक्टेशन है और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, तो ज़हनी, जिस्मानी, माली तौर पे जो ख़वातीन की एक्सपेक्टेशंस भी उसी हिसाब से होती हैं और मर्दों की भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हद तक अनरियलिस्टिक भी होती हैं कई लोगों की। अगरचे वी से एंड वी नो कि भई मीडिया जो है फ़िल्म, ड्रामा ये जिस तरह सिंगिंग है, जिस तरह और बहुत से क्रिएटिव आर्ट्स हैं, तो वो एक मतलब एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए होते हैं या स्पोर्ट्स हैं, दे आर फॉर एंटरटेनमेंट। वो इसलिए नहीं होता कि आप उसको मनोवन रियल लाइफ़ में ये समझना शुरू करते हैं और ऑब्वियसली उसके अंदर एक अब ड्रामा नाम ही ड्रामा है, तो उसके अंदर एक ड्रामेटाइज़ेशन का अंसर तो होगा। लेकिन ठीक है, बनाने वालों के भी अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं और देखने वालों के भी अपने कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि वो वाले ड्रामे तो अब नज़र ही नहीं आते जिसमें वो टूटा हुआ कबाड़ और फटा हुआ पर्दा या साइकिल पे बंदा काम पे जा रहा है। ये शायद हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं, तो सारे ही जो हैं वो बीएमडब्ल्यूज़ से और लिमोज़िन से उतर रहे हैं और सभी साड़ियाँ पहन के और ज़ेवरात से लदी-बंदी ख़वातीन फिर रही हैं। तो नॉर्मल जो इंडियन या पाकिस्तानी है, वो कहाँ गया? मतलब आप ड्रामा बना रहे हैं हम्म 99% पॉपुलेशन के लिए और उसके अंदर से रियल स्टोरी ही गायब है और एक मतलब झूठी शोशा, तो आप मतलब जो एलीट है 1% या चलो जो भी 2-3% ये उनका ड्रामा आप बना के दिखा रहे हैं लोगों को, शायद इसलिए कि ख्वाब और फैंटेसी बेचना ज़रा ज़्यादा ईज़ी होता है। हॉलीवुड का ये है कि हम्म फैंटेसी होगी या एनिमेशन मूवी होगी तो वो लिखा हुआ होगा कि भई एनिमेटेड मूवी है या फ़िक्शनल कैरेक्टर्स हैं। हमारे यहाँ बस वो एक स्ट्रिप सा चल जाता है लेकिन उसके बाद फिर वही सारा, तो वो जो एक्सपेक्टेशन है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो रिलेशनशिप में जैसा मैंने कहा कि हम जब ग्रो कर रहे होते हैं तो हम जो मीडिया उस वक्त प्रिवेल कर रहा होता है, जो ट्रेंड्स प्रिवेल कर रहे होते हैं उससे भी हम काफ़ी ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो उसमें एक्सपेक्टेशंस फिर कई दफ़ा रियल से अनरियलिस्टिक के उसमें चली जाती हैं और फिर बाद में जब वो धड़म से वो टूटता है सब कुछ कि भई बंदी सुबह उठ के जमाई ले रही है या बंदा जो है वो एक्सक्यूज माय फ्रेंड कि भाई डकार मार रहा है और खाने के बाद ये वो तो, और जो जो मौज़ों की स्मेल है और ये वो सब जब रियल लाइफ की वो चीज़ें सामने आती हैं तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं। कुछ लोग तो रियलिटी से बड़ी जल्दी आशना हो जाते हैं और दे गेट यूज्ड टू इट। लेकिन जो डाइजेस्टों वाले हीरो हीरोइंस हैं और रियल जो लाइफ ड्रामा में वाले वो रियल लाइफ में मिलना तकरीबन नियर टू इम्पॉसिबल है। हाँ, वो क्रिएट हुए होते हैं। तो हम जो तस्करा कर रहे थे कि हम वो जो एक सिग्नेचर है उससे भागने वाला माहौल बनता जा रहा है।
ये जी। ज़िम्मेदारी से भागना होगा मंसूर, दोनों तरफ से, कि हमें ज़िम्मेदारी ना लेने पड़े, जब दिल चाहे हम रास्ता तब्दील कर लें। या आपको लगता है कि इसमें बहुत सा फैक्टर, जैसे हमने आगाज़ में बात की, उन बच्चों का है, वो बच्चे बड़े होके इस रास्ते पर आए हैं जिन्होंने अपने घरों को टूटते देखा है, हुँ। तो वो घर बनाने से डरने लग गए। ये 2 डिफरेंट फैक्टर्स हैं। वो जो लिव इन हुँ, हुँ। रिलेशनशिप की बात है, उसके लिए हमें हुँ, हुँ। ह्यूमन हिस्ट्री, एवोल्यूशन और एंथ्रोपोलॉजी के हवाले से देखना पड़ेगा और सोशल मानों में कि भई ये सब सिलसिला क्या है। लेट्स से जिस तरह बाज़ एथियस्ट या वेस्टर्न कहते हैं कि भई मज़हब फलानी ईरा में इजाद हुआ। तो जिस तरह बहुत सारे ईराज़ थे और व्हील इन्वेंट हुआ और सारे जो हिस्टोरिकल भई कॉपर एज और ब्रास एज और आयरन एज और मिडीवल एज और मॉडर्न रेनेसांस, ये फ्रेंच वर्ड है, मैं इसको सही तरह से प्रोनाउंस नहीं, चलो अंग्रेजी में कहते हैं रेनेसांस। तो हुँ, वो सारे जो ईराज हैं उसमें अगर हम ये सोचें कि भाई जो इब्राहिमी अदयान थे, इब्राहिमिक रिलीजन्स, उनमें एक चीज ये रखी गई थी कि मैरिज एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब ज़ाहिर है जो लोग बिलीव ही नहीं करते उसके ऊपर, इब्राहिमिक रिलीजन्स के ऊपर या किसी भी रिलीजन में, तो वो चलें, वो उनका अपना मसला है। उनमें भी अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोब जो है, ज़ाहिर है जो क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन वर्ल्ड है, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, ज़ाहिर है जो बड़े-बड़े दीन हैं, यहूदियत है, हिंदुइज़्म है, इन सब में जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र किया गया है, मैरिज। अब वो क्यों किया गया है? वो इसलिए किया गया है कि मेरे ख़्याल में जो क्रिएटर है, उसने जिस तरह से हमें अपनी नेचर पे पैदा किया है और जिस तरह से उसने जोड़े बनाए हैं कि मेल और फीमेल, सपोज़िडली हम उस पे बात कर रहे हुँ, हैं कि भई क्रिएटर है, हम जो उनके मानने वाले हैं, हुँ, ठीक है? उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हुँ, तो अगर क्रिएटर ने क्रिएट किए हैं ऐसे स्पीशीज़ और उनके जोड़े बनाए हैं और उनको हुँ, डिफरेंट लेवल्स पे रखा है कि भई जो एम्फिबियन से लेके और जो समुद्र की मखलूक है और उनसे लेके और वर्टिब्रेट्स और मैमल्स जो हैं और फिर यूनिक स्पीशीज़ ह्यूमन बीइंग्स होमो सैपियंस के एक हायर थिंकिंग ब्रेन हमें दिया है और हमने स्पीच और लैंग्वेज डेवलप की है और आर्ट्स डेवलप किए हैं। तो ये कुदरत का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। अक्सर मैं कहता हूँ कि ह्यूमन लाइफ इज़ अ गिफ्ट एंड ह्यूमन माइंड हुँ, इज़ अ मिरेकुलस थिंग, एक एक मौजज़ाती किस्म का कंप्यूटर है, अगर सोचा जाए तो। लेकिन अगर आप वॉशिंग मशीन को ओनर्स मैनुअल के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, तो तब तो वो ज़्यादा देर पा उसका काम जारी रहेगा और वो उतना ही अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं, मैं वॉशिंग मशीन अपनी मर्ज़ी से यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं कुकिंग करूँगा, या मैं इसके अंदर जो है वो कोई और काम करूँगा, या उसके अगेंस्ट ओनर्स मैनुअल के अगेंस्ट काम करूँगा जो उसके क्रिएटर ने बताया, तो वो ज़ाहिर है बड़ी जल्दी ख़राब हो जाएगी और तबाह हो जाएगी, होने का भी चांसेस हैं। तो इसलिए क्रिएटर ने जब जिस स्पीशीज़ को, जिस जेंडर को, जिस नेचर के ऊपर तख्लीक किया है, उसमें ये चीज़ बड़ी वाज़ेह थी कि मेल एनिमल्स, अगर आप देखें एनिमल किंगडम में भी, मगरबी लोगों को एनिमल किंगडम की मिसालें देने का बड़ा शौक होता है। वो एक अलग बहस है, उस पे कभी बात करेंगे। तो हुँ, वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं मैमल्स, उसमें मेल एनिमल्स जो हैं दे आर मोर ड्रिवन बाय देयर हार्मोन्स, और समटाइम्स उनकी जो बाकी चीज़ें हैं वो इमोशनल और दूसरी चीज़ें वो उनकी बेसिक इंस्टिंक्ट के अंदर कहीं वक्ती तौर पे सप्रेस हो जाती हैं। स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन दे आर इन द सीज़न, जब उनका वो सीज़न होता है। ह्यूमन बीइंग्स का ऐसा कोई सीज़न वीज़न नहीं होता। ठीक है, हार्मोन्स हमारे भी होते हैं, लेकिन मसला ये है कि इंसानों में भी जो मेल एनिमल्स हैं या मर्द मर्द हज़रात जो हैं, अ, अगर किसी मर्द को ये चांस दिया जाए, मर्द क्या, नौजवान लड़का जो है जिसके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, और उसको ये चांस दिया जाए कि भई वो किसी भी एक बस्ती की, शहर की सारी ख़वातीन को प्रेग्नेंट कर दे, तो वो बड़ी खुशी-खुशी उस पे राज़ी हो जाएगा। बल्कि उससे भी ज़्यादा तुर्रा ये कि उसको कहा जाए कि तुम्हारी इसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो बहुत ही मतलब उसके लिए एक आइडियल सिचुएशन होगी। प्रॉब्लम ये है कि हुँ, समटाइम्स जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो फीमेल को बेयर करने पड़ते हैं। पुराने ज़माने में ज़ाहिर है ये कॉन्ट्रासेप्शंस और ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो ऑब्वियसली जो
इल्ज़ाम से लेके, और सोसाइटी जो है वो गोरों की सोसाइटी में भी किसी ज़माने में पुरानी हिस्ट्रीज़ अगर पेशेंट्स की पढ़ी जाएँ तो लिखा होता था कि ही और शी वाज़ बोर्न आउट ऑफ अ वेडलॉक। वो मतलब एक महज़ब तरीका था ये कहने का कि विदाउट मैरिटल रिलेशनशिप जो है वो उनकी पैदाइश हुई है। तो अगर तो ये सारी की सारी चीज़ें मर्दों के ऊपर छोड़ दी जाएँ और नौजवान लड़कों के ऊपर, तो वो किस चीज़ से घबराते हैं? क्यों अक्सर नौजवान लड़के जो हैं हिस्टोरिकली शादी से भागते हैं? एक तरफ तो कह रहे होते हैं कि भई हाँ, करनी है, करनी है। एक प्रॉब्लम वैसे ये भी होता है कि मर्द बहुत कम किसी से इश्क में मुब्तला होता है, और मेरे ख़्याल में उसी के साथ सारी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छे तरीके से निभा सकता है जिसके साथ वाक़ई इश्क में मुब्तला हो। बाकी तो फिर ये है कि वो इवेंचुअली मायूस होके जब आइडियल-वाइडियल नहीं मिलता या इश्क-विश्क नाकाम हो जाते हैं तो वो गुज़ारा कर ही लेता है। लेकिन तो लेकिन हर मंसूर सबसे ज़्यादा इश्क पे शायरी तो मर्दों ने की थी। वो एक जो तिश्ना काम ख़्वाहिशात और हसरतें जो हैं वो उनकी उनके ऊपर मबनी हैं। वो कामयाब उश्शाक की निशानी नहीं है। तो ऐसे ही अच्छा। है। कहने का मतलब ये कि मेल चाहे वेस्टर्न हो, चाहे ईस्टर्न हो, अगर उसे अय्याशी का मौका मिले और फ़रारियत मिल जाए ज़िम्मेदारियों से, नान नफ़्का, बच्चों की परवरिश, उसके अंदर वालिद का, बाप का रोल प्ले करना, जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इतना आसान नहीं है इंसान के बच्चों की परवरिश, नहीं। अच्छी परवरिश करना। पल तो जाते हैं, लेकिन अच्छी परवरिश करना जो है वो बड़ा जान जोखों का काम है, और मतलब दाँतों पसीना आ जाता है आपको अगर आपने अच्छी तरबियत करनी है, तो आपको टाइम देना पड़ता है, जो कि आजकल के पेरेंट्स के पास नहीं होता। आपको उनकी चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं, उनकी एज के हिसाब से उनके मसाइल समझने पड़ते हैं, उनके साथ बैठ के होमवर्क करवाना पड़ता है, उनको खेलने-कूदने के लिए लेके जाना पड़ता है, एंटरटेन करना पड़ता है, वगैरह-वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मर्द को बगैर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिर्फ़ जो फ़न बिट है, अगर वो उसको मिल जाए तो वो तो बड़ी खुशी-खुशी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। प्रॉब्लम ये है कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये ज़्यादा जो है वो औरत की सिक्योरिटी के लिए था, जो मज़हब ने इसलिए रखा था कि ये सिर्फ़ अल्फ़ाज़ या सिग्नेचर नहीं होते, इट कैरीज़ अ वेट। हमारे यहाँ लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि अल्फ़ाज़ जो हैं अंग्रेज़ी में वो क्या कहते हैं कि जी ही इज़ अ मैन ऑफ हिज़ वर्ड्स। हालाँकि ये यस। मुसलमानों के लिए होना चाहिए था, कि हमारे यहाँ इसके ऊपर बड़ा ज़ोर है कि लोगों को अपने कहे हुए अल्फ़ाज़ और अपनी कमिटमेंट्स और अपने वादे जो हैं वो उनका पास ना रखने की कितनी बड़ी सज़ा है, और वो ये कौमों की एज़ मजमूई तौर पे किस तरह से तनज़्ज़ुली की ये चीज़ बाइस बनती है कि जब आपके जो आप बोलते हैं, जो आप लिखते हैं, आपको अपनी कमिटमेंट्स का जो है वो जो वेट कैरी करते हैं आपके अल्फाज। एक तो होता है ना कि नॉर्मल हंसी मजाक, चलो उसमें तो कोई वेट नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी से कोई कमिटमेंट किया, आपने कहा कि मैं फलां टाइम पे फलां जगह पहुंचूंगा, आपने कहा कि मैं ये रकम इतने अरसे में वापस करूंगा, ये इट्स नॉट अ जोक। अल्फाज जो हैं वो कुरान के भी, तो फिर इस तरह तो फिर वो अल्फाज ही रह जाएंगे जितनी दीनी कुतुब हैं। अगर बंदा कहे ये तो सिर्फ लिखे हुए अल्फाज हैं भाई, इनका क्या मकसद है? तो अल्फाज जो है वो, जिससे मैंने कहा कि ह्यूमन बींग्स को एक सोफिस्टिकेटेड माइंड और एक ग्रामर और सिंटैक्स और लैंग्वेज हमने डेवलप की है। तो अगर हम उस गिफ्ट की वैल्यू ही नहीं उसको करेंगे और उसकी कदर ही नहीं होगी, और मैं हर 2 मिनट बाद अपनी कही बात से मुकर जाऊँगा, तो मतलब किस तरह का इंसान होऊँगा मैं, और मतलब फिर अशरफुल मखलूक़ात तो ना हुआ ना। उससे तो फिर हुँ। बेज़ुबान जानवर ही ठीक हैं कि वो कम से कम कुछ ना कुछ अपनी कमिटमेंट्स निभा देते हैं। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है मैरिज, इसके लिए दोनों की प्रोटेक्शन थी। वो मर्द भी ज़्यादा खुश नहीं रहते जो हर 6 महीने बाद मगरिबी दुनिया में पार्टनर तब्दील करते हैं, या हर कुछ हफ्तों बाद। उनको ये नहीं पता होता कि विद एवरी ब्रोकन रिलेशनशिप, चाहे वो फन के लिए हो या अदरवाइज़, एक पर्सनैलिटी का हिस्सा टियर अवे हो जाता है। एक शख्सियत का एक हिस्सा जो है वो या बिखर जाता है आपके अंदर। इसी तरह फीमेल्स के लिए भी यही है। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, मैरिज या निकाह, शादी, ये डिफरेंट और ये कॉमन है सारे रिलीजन्स में, तो उसकी कोई वजह थी। ये सिर्फ लिखे और कहे हुए अल्फाज नहीं होते, इसका एक वेट होता है। इसको सोसाइटी अप्रूव करती है, इसको रिलीजन अप्रूव करता है। इसमें लोग इसलिए जब कोई मसले मसाइल होते हैं तो लोग बीच में कूद पड़ते हैं भाई, बुजुर्ग और दूसरे तीसरे माशरे के लोग अफाम तफहीम के लिए। इट्स नॉट एज ईजी कि आपने छुप के कहीं पे जाके एक्सक्यूज द टर्म, लेकिन यही यूज होती है हमारे यहाँ एक आमेयाना तौर पे कि भाई डेट मार ली और एंजॉय कर लिया और अब भाग गए। तो उसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, उसमें कोई गारंटीज नहीं है। कम से कम मैरिज में, इस्लाम में ये तो है कि अगर आप का जो नान नफका है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जो बच्चों की कफालत है, वो आप मर्द के सर पे डालते हैं।
इसी तरह ताकि वो इट शुडंट बी एज़ ईज़ी कि भई वो एक मेल एनिमल जो है उसके हार्मोन्स जो हैं वो एक्टिवेट हुए और वो बस उसके बाद 5 मिनट के बाद भाग गया वो। तो उसके अंदर तो मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ हो रहा है, कमिंग बैक टू द लिव इन रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के नाम पे। हुँ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना एक इंतहाई रेयर चीज़, जैसे मैंने कहा ना कि मर्द को एग्ज़ैक्टली। या मर्दों को इश्क बहुत रेयरली होता है। बाकी सब उनकी वो मोहब्बतें और फ्लर्टेशंस और वो जिन्हें पंजाबी कहते हैं ना रंगबाज़ियाँ, तो वो वाली होती हैं। हुँ, तो इसी तरह ये जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है ना, वो बड़ी रेयर है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है। 2 ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, उनका 100% एक जैसा होना नामुमकिन है और अगर होंगे तो नामुमकिन। इंतहाई बोरियत वाला काम होगा वो, कि एक ही वक़्त में उठ रहे एग्ज़ैक्टली, हैं, एक ही वक़्त में एग्ज़ैक्टली। बैठ रहे हैं, एक ही तरह की फ़िल्म देख रहे हैं, एक ही तरह का खाना खा रहे हैं। तो 2 मुख्तलिफ घरों में पैदा होने वाले इंसान, मेल और फीमेल, वो क 100% एक जैसे उनकी पसंद-नापसंद नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए। एक घर में रहने वालों की नहीं होती, बहन-भाइयों में टोटल पर्सनैलिटीज़ मुख्तलिफ होती हैं। जी। तो वो जो है अंडरस्टैंडिंग जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करनी पड़ती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो वाली जिससे मैंने कहा ना कि एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना चाहिए। वो वाली एक्सट्रीम भी गलत है कि हस्बैंड जो है वो बिल्कुल ही निकम्मा, नाकारा, निठट्टू या वॉयलेंट निकल आया है, उसकी कोई वॉयलेंट टेंडेंसीज़ हैं और आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, नहीं, नहीं बेटा उसी के साथ गुज़ारा करो, तो वो भी गलत है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल एक रिलेशनशिप है हस्बैंड और वाइफ का, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग ओवर द इयर्स डेवलप होती है। एक वो वक़्त भी आता है कि जब आप बिना कहे सुने एक कहीं महफ़िल में बैठे हैं और एक-दूसरे को देख के आप समझ जाते हैं कि अगला बंदा क्या कहना चाह रहा है। तो वो इट डज़न्ट हैपन ओवरनाइट और विदिन अ फ्यू वीक्स और विदिन अ फ्यू मंथ्स। हुँ, तो हुँ, इसमें इसीलिए मैं उसी पे बार-बार ज़ोर दे रहा हूँ कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मैरिज, इट्स अ पैकेज। It's not just simply fun and then running away, shying away from the responsibilities on both sides. It's a long-term contract. उस contract को break करने के भी rules and regulation हैं। जिस तरह मेडिकेशन लेके आते हैं ना, जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन होती है, तो आपको पता होता है कि इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसका प्रोग्नोसिस क्या है, इसके कंटेंट्स क्या हैं। और वही जब आप हकीमी दवाएं और इंटरनेट से चीज़ें खरीद लेते हैं, तो आपको कुछ पता नहीं होता कि इसके कंटेंट्स क्या हैं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो यही चक्कर है कि मैरिज एक नॉन कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों सालों से प्रिवेल कर रहा है। तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं फॉर बोथ पार्टीज़। उसको ब्रेक करने की भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसके ड्यू कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसमें जेंडर, इमोशंस, फिज़िकल कैपेबिलिटी, साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटी के हिसाब से, दोनों जेंडर्स के हिसाब से उन पे ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यू जो बोझ है उन पे वो उस हिसाब से डाला गया है कि कोई एक पार्टी जो है वो अच्छा। दूसरे से ज़्यादा उससे मुतासिर ब्रेकअप होने की सूरत में ना हो एंड सो ऑन एंड यू कैन टेक इट टू अच्छा, द अगर कोर्ट। हम यूँ हम कहें कि अम, जैसे हम बात करें लिव इन रिलेशन की और फिर हमने साथ में बात की कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखते हैं और बाकी सब भी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, डोंट यू थिंक जो शादी है वो बेसिकली या शादी भी छोड़ें, एक जो रिलेशनशिप होता है, एक सीरियस रिलेशनशिप जो होता है, वो बेसिकली कंपेनियनशिप होती है। और बाज़ औक़ात हम लोग शादी को सिर्फ़ फाइनेंशियल ज़िम्मेदारी, फिज़िकल रिक्वायरमेंट और रिप्रोडक्शन तक महदूद कर देते हैं। हमें लगता है बस यही, और हमारे घरों में भी डिस्कशंस इसी तरह से होती हैं कि मतलब अ, साल गुज़र गया, अरे तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं है? मेबी उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हुई हो, उनको लग रहा हो कि एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, लेकिन हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि नहीं, जो बच्चे होते हैं ना, वो बड़ा बॉन्डिंग फिगर होते हैं और बाद में हम देखते हैं कि यही चीज़ आगे चल के उन बच्चों को भी नुकसान देती है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि लिव इन वाली, या जो हम कहते हैं कि लोग अब इस तरफ संजीदा नहीं होते, उसकी वजह ये है कि कुछ अरसे बाद भाग जाते हैं। तो हाउ कम कि कोई शख्स इतना शैलो हो कि वो कंपेनियन जो होता है, आप उससे अपनी हर बात कह सकते हैं, अपने फियर्स, अपने स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेस सब बता सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शख्स 6 महीने, 3 साल किसी के साथ रिलेशन में है और फिर वो एक और शख्स के पास अपनी सारी कथा लेके चला जाए, मेल और फीमेल बोथ। हाउ कैन समवन शेयर, अपनी ज़ात को कैसे हम शेयर कर सकते हैं इतने बहुत से लोगों में? अच्छा, उसमें ये भी होता है
कुछ चीज़ें उम्र के तकाज़े होते हैं, कुछ ये होते हैं कि जो आपके पीयर्स होते हैं, टीनेजर्स जो होते हैं, उनके लिए जो उनके पीयर्स कह रहे होते हैं, तो वो बहुत एक इल्हामी दर्जा रखते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। मतलब एक गोरे कहते हैं कि इट्स लाइक अ बाइबल टू देम। और जो हुँ, पेरेंट्स समझा रहे होते हैं या दूसरे बुज़ुर्ग जो एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो बहुत वो बैकवर्ड होता है, वो दकियानूसी होता है, वो आउट ऑफ डेट होता है। हुँ, तो उसमें आपके जो बच्चों के, नौजवानों के पीयर्स हैं, उनका बड़ा दखल है। हमारे यहाँ हुँ, ये जो एक कॉन्क्वेस्ट है, देहाती नौजवान से लेके क्योंकि हम खुद उस दौर से गुज़रे हुए हैं, तो स्पेशली जो देसी ज़हन है, तो उसमें रेंजिंग फ्रॉम एक टिपिकल गाँव की मेंटालिटी से लेके और इवन के मॉडर्न सिटीज़ तक, तो उसमें एक वो कॉन्क्वेस्ट का बड़ा वो होता है कि लोग मिथ्स बहुत ज़्यादा फैलाते हैं अबाउट रिलेशनशिप्स। कुछ मीडिया हुँ, से और कुछ सुनी-सुनाई और कुछ वही जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ वो मुखर्रब-ए-इख़लाक़ फ़िल्मों का बड़ा उसमें दौर-दौर है आजकल। तो वो जो मिथ्स के नतीजे में समटाइम्स ऐसा भी होता है कि पीपल लाइक टू बोस्ट, स्पेशली लड़के जो हैं वो अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए। तो भई अगर आपके मॉडर्न दौर में, हमारे ज़माने में तो ये ट्रेंड नहीं था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, स्पेशली पेरेंट्स के सामने इस तरह की कोई बात करने का। और अक्सर लोग गप-वप हाँक लिया करते थे, लेकिन ये इतना प्रेवलेंट नहीं था। तो अब ये होता है कि अगर आपके पीयर्स जो हैं, उनके एक्सेस हैं, ये बड़े मज़े-मज़े की टर्म्स अब अक्सर मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि हमारे यहाँ ये एक्सेस वाला कहाँ से तसव्वुर आ गया। किसी ने मुझसे एक दफ़ा पूछा कि भई पाकिस्तान जब बहुत अरसे बाद जब जाते हो, जब भी पहले तो फ्रीक्वेंटली जाता था, तो क्या चीज़ देखी, मतलब कितना तब्दील हुआ? कुछ साल पहले की बात है। फिर 1-2 शादियाँ-वादियाँ अटेंड करने की मौका मिला, तो मैं तो ख़ैर वो देग का पका हुआ कौरमा खाने के लिए चला गया था। तो ख़ैर वो उसका टेस्ट अपनी जगह। लेकिन मैंने कहा कि देखो यार, बात ये है कि स्मार्ट टेलीविज़न भी आ गए हैं और मैंने बड़ी अच्छी गाड़ियाँ भी देखी पाकिस्तान में, जो हैं जर्मन और यूरोपियन और ये वो, और मोबाइल भी हर एक के हाथ में है और पता नहीं कितनी-कितनी सिम्स भी लोगों के पास हैं। लेकिन ये है कि जो सिविक सेंस है, वो पहले से भी बदतर हो गई है। मसलन आपके नेबर में कोई भी आके रात को हॉन्क कर रहा है, हॉर्न बजा रहा है, या ऊँचे-ऊँचे गाने लगे हुए हैं, तो वो जो छिछोरे अमीरज़ादे और लड़के या गैर अमीरज़ादे जो भी हैं, जो जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है, वो सिविक सेंस वाला चक्कर कोई नहीं है। अच्छी खासी गाड़ी होगी महँगी एसयूवी, और उसमें से एक छिलकों का जो लिफ़ाफ़ा या थैला हाँ, जब उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। और मुझसे किसी ने पूछा, तो मतलब ये एक सार्कास्टिक कमेंट ही था, तो मैंने कहा भाई जितना मुझे देखने का इत्तेफ़ाक हुआ है, तो और कुछ पता नहीं, इख़्लाक़ी तौर पे मटेरियलिस्टिकली तो चीज़ें हैं, ऑब्वियसली उनमें से कोई भी चीज़ हम बनाते नहीं है, ना हमने इन्वेंट की है, हम हुँ, इम्पोर्ट ही करते हैं। तो उसका कोई क्रेडिट तो नहीं हमें जाता, बाइंग कैपेसिटी शायद जिन लोगों की अफ़ोर्डेबिलिटी है थ्रू जायज़ और नाजायज़ पैसा जो उन्होंने कमाया है, तो वो शायद कुछ लोगों की बढ़ गई है। अदरवाइज़ मैंने कहा कि मुझे तो जो पॉज़िटिव चेंजेज़ नज़र, उनमें सिर्फ़ एक ही तब्दीली नज़र आई है कि हमारी जो माएँ-बहनें, बेटियाँ हैं, तो कुछ फंक्शन में मैंने देखा है कि उनके जो है, मतलब जो डांस के स्टेप्स बड़े इम्प्रूव हुए हैं। बहुत सिंक्रोनाइज़ तरीके से डांस हमारी बच्चियाँ अब करती हैं। इट्स अ टाइप ऑफ फाइन आर्ट, एक क्रिएटिव आर्ट है, जिस तरह म्यूज़िक और बाकी चीज़ें। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि सारा फ़ोकस जो है वो शादियों के डांसों के स्टेप्स पे करने के बजाय, बहुत सी ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी भी हैं जो महज़्ज़ब कौमें जो हैं वो उनके अलावा भी करती हैं। यहाँ पे मैं उस माइंडसेट की बात करूँगा कि देखें, जब हम बीच में एक दफ़ा बात कर रहे थे ना कि ईस्ट और वेस्ट और उसकी जो एक्सट्रीम्स हैं, उनकी बात कर रहे थे कि भई मॉडरेशन बीच में से कहीं से तवाज़ुन गायब हो जाता है। उसमें हमारे नौजवान, और जो आज से 50 साल पहले भी जो नौजवान थे और जो 20 साल पहले और आज के भी, समहाउ उनके ज़हन में पता नहीं क्यों ये उनको फ़ील होता है, ये मिथ होती है कि वेस्ट की जो तरक्की है या अभी जो मॉडर्न सिविलाइज़ेशंस हैं, या जो चाइना अभी इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, ये इसलिए है कि वहाँ पे लोग क्लबों में जाके डांस करते हैं, या वहाँ पे बत्तियाँ लगी हुई हैं, या वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, या वहाँ पे लोग फ्रीली ड्रग्स और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, ये चीज़ें उनके ज़वाल का सबब बनेंगी और बन रही हैं। आप उनको सिर्फ़ फ़िल्मों में और उसपे देखते हैं, और वेस्ट में जाके हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं या अमीरज़ादे हैं, वो भी जाके विज़िट करके आ जाते हैं, याशी-वाशी करके आ जाते हैं, और वो समझते हैं कि यही सारी इनकी तरक्की का राज़ है। किसी भी सिविलाइज़ेशन को, कल्चर को समझने के लिए वहाँ पे रहना पड़ता है। वहाँ पे अपने पहला घर कैसे बिल्कुल। लिया, आपने गाड़ी कैसे बाय की, बच्चों की परवरिश कैसी, वहाँ की स्कूलिंग कैसी है, वहाँ पे वर्क प्लेस की एथिक्स क्या हैं, तो उसके लिए साल-हा-साल लगते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि वो ये भूल जाते हैं कि भई इनके बुज़ुर्गों ने मेहनत की,
उन्होंने इन्वेंशंस की, तहकीक व जुस्तजू की और क्रेज़ी की और बाज़ ने मतलब बेइंतहा सैक्रिफाइसेस की। इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो बड़े मार्शल किस्म के लोग थे। उन्होंने मतलब जहाँ-बानी की, दुनिया को तस्ख़ीर किया। तो वो दैट वाज़ नॉट एन ईज़ी जॉब। ठीक है, वो उस ज़माने के उसके अपने जो भी आफ्टर इफ़ेक्ट्स है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है हमारे यहाँ लोगों को कि भई क्योंकि महज़्ज़ब दुनिया अल्कोहल इस्तेमाल करती है और ड्रग्स यूज़ करती है और जो नाचती गाती है, तो ये इस वज़ह से जो है वो फ्री सोसाइटी है और इस वज़ह से वो बड़े ये तरक्की कर मॉडर्न गए हैं। होने की निशानी है। हाँ, हाँ। भई ये चीज़ें जो हैं वो उनके कल ये दैट्स द कल्चरल पार्ट ऑफ इट, उसका उनकी तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं है। इ किसी भी ये हमेशा से ह्यूमन हिस्ट्री का हिस्सा रहा है। सिविलाइज़ेशंस का राइज़ एंड फ़ॉल होता है, अरूज व ज़वाल होता है। समहाउ जब कोई एक सिविलाइज़ेशन कुछ अरसे हाफ अ सेंचुरी, कपल ऑफ सेंचुरीज़ डोमिनेंट रहती है, तो ना सिर्फ़ उनको ये गलतफ़हमी हो जाती है कि हमारा सब कुछ ही ठीक है, हमारा कल्चर ही सबसे बेहतर है, हमारा दीन ही सबसे बेहतर है, हमारी प्रैक्टिस ही सबसे बेहतर है, जो कि हरगिज़ ऐसा नहीं होता। उनकी तरक्की की वजूहात वो मैकेनिज़्म कुछ कहीं और मुज़मर होते हैं। इसी तरह जो कौमें जिनका ज़वाल होता है, उनके ज़वाल की जो वजूहात हैं, वो कहीं और लाई कर रही होती हैं। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता कि रोटी चंगेर में खाई जा रही है या रोटी जो वो प्लेट में खाई जा रही है या अल्कोहल पिया जा रहा है या नहीं पिया जा रहा, वगैरह-वगैरह। एक मिसाल जिस तरह चीनी कौम की भी है कि किसी ज़माने में जब ब्रिटिश एम्पायर जो थी, उन्होंने धड़ाधड़ अफ़ीम का ट्रेड किया और वहाँ पे एक्सपोर्ट की और काफ़ी एक बड़ा चंक जो है उनको उसकी लत लगा दी। जब उन्होंने उस लत से जान छुड़ाई तो उसके भी कितने दहाइयाँ लग गई उनको उसके बाद आज वो जिस मकाम पे पहुँचे हैं। तो एनीवेज़ कहने का मकसद ये था कि वेस्ट की जो चकाचौंध जो है या जो उनके जो एंटरटेनमेंट के मराकज़ हैं, वो उनकी तरक्की का सबब नहीं है। वो उनकी एक कल्चरल लाइफ़ जो हज़ारों साल से है जिसमें शराब-नोशी फ्री आज़ादाना मेल-जोल ये उनके कल्चर का हिस्सा है और उनकी जो शरीयत जो थी उस ज़माने में वो भी इतनी ज़्यादा सोफ़िस्टिकेटेड या कॉम्प्लिकेटेड या मॉडर्न नहीं थी कि वो सोसाइटी के सारे स्ट्रक्चर को उसका उसका बोझ उठा सके। तो वो उस ज़माने के इंसान की ज़हनी एवोल्यूशन के हिसाब से वो शरीयत थी। पुरानी शरीयतें मुख्तसर होती थीं, अपने ज़माने के ईवल को एड्रेस करने के लिए होती थीं। इस्लाम जो है एक मुकम्मल शरीयत है और ये सोचा गया था कि इंसान एवोल्यूशनरी तौर पे, ज़हनी तौर पे उस मकाम पे पहुँच गया है कि इसके अल्फ़ाज़ को समझ सके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स को समझ सके, अवामिर और नही को समझ सके। माशरे के लिए क्या चीज़ बेहतर है? इंडिविजुअली तो अगर मेरा जी चाहता है कि अगर मैं ईज़ा पसंद इंसान हूँ कि मैं छत पे खड़ा होके लोगों को पत्थर मारूँ और उनके जब वो सर से लहू बह रहा हो तो मैं बड़ा एन्जॉय करूँ, लेकिन वो सोसाइटी के लिए तो अच्छा नहीं होगा ना। तो दीन जो है वो ना सिर्फ़ इंडिविजुअल की हेल्थ, ज़हनी, जिस्मानी, इमोशनल हेल्थ को देखता है बल्कि उसकी माशरे के लिए ओवरऑल क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है, वो उसके उस ट्रेंड को ज़्यादा फ़रोग़ देने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे यहाँ ऑब्वियसली लोग लेकिन हम अपने सवाल से हट रहे हैं। जी, बताइए। ये सवाल बहुत ये अच्छा था है कि कि आप मुझे रोक लेती हैं वरना अक्सर मैं इमोशनल हो जाता हूँ ना तो इसलिए फिर मैं वो ख़्यालात की रो में देखिए, बह जाता हूँ। सवाल ये था मेरा कि ये जो हम बात कर रहे हैं, इसमें हम लफ्ज़ कंपेनियनशिप जो है, इसको नहीं ज़हन में ला रहे। कंपेनियन हर 6 महीने बाद, साल डेढ़ बाद कपड़ों की तरह कैसे तब्दील हो सकते हैं। जो सवाल था वो ये था कि एक इंसान अपने आप को बैक वक़्त एक ही जैसे इमोशंस के साथ कितने लोगों के साथ शेयर कर सकता है? क्या इसकी भी कोई साइकोलॉजिकल रीज़न होती है? वो एक तो आपने कहा ना कि कोई शख्स ज़िम्मेदारी नहीं निभाना चाहता, लेकिन वो जो लफ्ज़ एक कंपेनियनशिप है, वो कहाँ पे जाता है? क्या वो शख्स बिल्कुल खाली होता है वक़्त कभी वो बैठ के सोचता होगा यार मेरे पास तो कोई भी नहीं जिससे मैं अपनी ज़ात, अपने अंदर की बात कर सकूँ या वो हर एक से अपनी ज़ात शेयर कर सकता है? जी ये पॉसिबल नहीं है। एक शख्स जो है वो स्पेशली जेंडर के हवाले से अगर आप हस्बैंड वाइफ या रिलेशनशिप की बात करें, ठीक है बाकी दोस्त यार और पेरेंट्स का हर रिलेशन की अपनी एक वैल्यू होती है, लेकिन स्पेशली जो मेल फीमेल का रिलेशनशिप होता है, आई डोंट थिंक एक बंदा अपने आप को इतने हिस्सों में तकसीम कर सकता है और जो करता भी है वक़्ती तौर पे उसको लगता है कि शायद वो बहुत क्या कहना चाहिए कि स्मार्ट है या बहुत जो है वो कामयाब है, लेकिन इन द लॉन्गर रन इट क्रिएट्स या केओस। स्टबर्न है कि वो हाँ। ओवरकम कर जाता है फौरन से चीज़ों को और जस्ट मूव ऑन।
ना सिर्फ ये कि वो बाकी लोगों की ज़िंदगी में जिनके साथ वो सो कॉल्ड रिलेशनशिप में रहा है, उनके अंदर केओस क्रिएट करेगा और अपनी जो बाकियात जो हैं वो मिज़री की सूरत में छोड़ेगा। अपने लिए भी इन द लॉन्गर रन वो मुसीबत पैदा करेगा। इसीलिए वेस्टर्न मर्द बड़ा चालाक है। इसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद और वर्ल्ड वॉर्स के बाद इनको चाहिए थे मैन पावर चाहिए थी। काम कर मर्द हजरात की तादाद बहुत कम रह गई थी, तो इन्होंने कहा कि औरतों को अब काम पे कैसे, औरतें यहाँ पे भी खुश थी इक्वल डिवीजन और फेयर डिवीजन ऑफ लेबर के साथ, कि वो घर में बच्चे बच्चे देखती थी, खाना पकाती थी, और मर्द कफालत कफालत भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या किया जाए कि वो जिम्मेदारियां भी औरत अपने दिन निभाती रहे, जो रिप्रोडक्शन है, बच्चे पैदा करने हैं, उनकी देखभाल करनी है, लेकिन साथ इसको ना फैक्ट्रियों में भी किसी तरह से खींच के लाया जाए। तो इन्होंने खूब प्रमोट किया फेमिनिस्ट तहरीकों को और आज़ादी, और क्या हुआ भाई कि ये आपको वोट का हक हमने दे दिया, वाह क्या बात है जनाब, के इससे औरत बराबर की शहरी हो गई और सब कुछ हो गया। तो हुआ ये कि इन्होंने ना सिर्फ ये कि उसका काम जो है वो डेवलप कर दिया खातून का, बल्कि इनकी, मैं अक्सर ये अपने गोरे और गोरी कोलीग्स को भी कहता हूँ कि वेस्टर्न मर्द जो है वो कहीं ज़्यादा चालाक है। देसी मर्द के अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसकी मर्दानगी काफ़ी नाजुक होती है। बल्कि अक्सर मैं कहता हूँ कि दुनिया में नाजुक तरीन चीज़ों में एक जो है वो हमारे देसी मर्दों की मर्दानगी होती है, क्योंकि अगर टेबल से गिलास उठा के पानी पी लिया जाए तो वो खतरे में पड़ जाती है। प्लेट धोने से तो मर्दानगी बिल्कुल तहस-नहस हो जाती है। मतलब कोई भी ऐसा काम कर लिया जाए जो कि ऐन सुन्नत है, हमारे पैगंबर ये काम कर अपने हाथों से अपने काम करते रहे, लेकिन देसी मर्दों की मर्दानगी फ़ौरन उससे मुतासिर हो जाती है। तो वेस्टर्न मर्द ज़्यादा चालाक है, ज़्यादा स्मार्ट है। उन्होंने ख़वातीन से जो हासिल करना था, वो एक हाथ से तो वो हासिल करते रहे, दूसरी तरफ से उनके ऊपर एडिशनल ज़िम्मेदारियाँ भी डाल दी। मैंने शुरू में कहा था कि हमारे बाज़ दोस्त कहते थे कि एक गोरी, सारी तो नहीं, मतलब एक थोड़ी एक्ज़ैजरेशन है, कि वो 3 देसी मर्दों के बराबर काम भी करती है और खाती भी है और सब कुछ करती है। कहने का मतलब ये कि ये लोग फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके स्टैमिनाज़ भी अच्छे होते हैं, जनरली स्पीकिंग। और हुँ। अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो अकेली खातून निभा रही होती है। तो इन्होंने, अगर मैं बहुत ज़्यादा एक तल्ख़ पैराए में उसको बयान करूँ, तो इन्होंने औरत से एक्स्ट्रा काम करवा के आज़ादी के नाम पे उसके कपड़े उतरवाने में बहुत ज़्यादा महारत से काम लिया है। जो उसको प्रोटेक्शन हासिल थी वो खींच ली है। बाद में ठीक है, मैन मेड लॉज़ में वो बड़ा कुछ है कि अच्छा भई शादी टूट जाएगी, इसलिए तो गोरे शादी ही नहीं करते, कि शादी टूटेगी तो मर्द को ये एक्स, वाई एंड ज़ी जो है उसको देना पड़ेगा। तो ये एक डिफरेंट लेवल पे है। इन्होंने यहाँ पे ख़वातीन, अगर हमारे यहाँ जो मिडल क्लास ख़वातीन है या अपर मिडल क्लास, जो ब्यूरोक्रेट्स और सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है, या जिनके यूँ कहना चाहिए कि अल्लाह ताला का ख़ास करम है, हमारी जो एलीट है, उनकी ख़वातीन जो हैं, वो मेरे ख़्याल में यूके की क्वीन से ज़्यादा अय्याशी वाली ज़िंदगी गुज़ारती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो वेस्टर्न खातून है, उसकी ज़िंदगी उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे बहुत मिज़रेबल लगती है। एक मर्द आता है, यस। वो एक बच्चा चाइनीज़ शक्ल का हो गया, वो भाग जाता है, दूसरा मर्द आता है, वो गोरा हो गया बच्चा, तीसरा बच्चा जब वो काला हो गया, अब वो तीनों को स्कूल भी लेके जा रही है। उन वही जो जिसे मैंने शुरू में बयान किया। तो वेस्टर्न मर्दों ने बड़े खूबसूरती से वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, ज़िम्मेदारी थी, उससे जान छुड़ा के और आज़ादी और फ़ेमिनिस्ट तहरीकों के नाम पे कभी-कभी दिखाने के लिए कुछ-कुछ दे भी देते हैं हकूक, लेकिन वो रिस्पेक्ट और वो हकूक जो इस्लाम ने दिए थे 1400 साल पहले, ये बात प्रिंस चार्ल्स का भी आज किसी ने क्लिप चलाया हुआ था, जवानी में उसने भी एक दफ़ा ये एडमिट किया था कि जो हकूक इस्लाम ने इज़्ज़त के साथ खातून को या ख़वातीन को दिए हैं, हाँ, ये मेरी वो, नज़र से भी गुज़रा है। हाँ, वो जो है वो उस तरह से वेस्टर्न जो लॉ है, वो उस तरह से नहीं दे सकता या माशरा। तो बहरहाल ये तो मैं इनकी वो चालाकियाँ बयान कर रहा था। अक्सर मैं जोकिंगली भी अपने गोरे कोलीग्स के साथ इस तरह की डिस्कशंस करता हूँ कि भाई तुम लोग बड़े तेज़ हो। हम लोग तो सिर्फ़ इस चक्कर में कि दोस्तों के सामने जवानी में ना, जो मैं पीयर प्रेशर की बात कर रहा था, कि फलाँ की अगर 1 गर्लफ्रेंड है तो मेरी ना 2 गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरी इतनी एक्सेस हैं। तो मतलब ये एक बड़ी एक आपके लिए प्राइड का बायस होती है। बेवकूफ़ी की उम्र होती है। उस वक़्त ये समझ नहीं आ रही होती कि ये इतने कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है कि मेरी इतनी एक्सेस हैं या मेरे इतने एक्सेस हैं। दैट मीन्स कि जिस बंदे के इतने ज़्यादा एक्सेस हैं, तो या तो सारे के सारे एक्सेस में प्रॉब्लम था, या आपके अंदर प्रॉब्लम है कि आप एक इंसान के एग्ज़ैक्टली, साथ एग्ज़ैक्टली। निभा ही नहीं सकते। यू लैक दैट हुँ। एबिलिटी। आपके अंदर वो सोशल वार्म्थ नहीं है, आपके अंदर वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है कि आप यू कैन नॉट स्टिक टू वन रिलेशनशिप फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक्सेप्शन मैंने पहले हुँ। बता दिए हैं कि अगर किसी को
कोई बहुत सीवियर ऐसी कंडीशन है, कोई क्रिमिनैलिटी है, कोई फोरेंसिक हिस्ट्री है, कोई वायलेंस है, हाँ, तब तो ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस कि यू ब्रेक अवे। लेकिन जनरली हुँ। स्पीकिंग कि भई 1 दर्जन एक्सेस हैं और 2 दर्जन हैं, वो तो ये इतने ज़्यादा सेहतमंदाना रुझान नहीं है। यानी ये वो मसाइल हैं जिन्हें नफ़सियाती तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत है और इनमें बड़ी हद तक बेहतरी लाई जा सकती है और बात फिर वही शुरू के वीडियो क्लिप पे चली जाती है कि बहुत से ऐसे नफ़सियाती जो गिरहे हैं, उनकी वजह घरों का माहौल या वालिदैन के दरमियान होने वाली अलहदगी या अलहदगी ना भी हो तो घरों में जो एक टॉक्सिक माहौल होता है, जो एक पैरेंटल फिगर का जो एक अच्छा होना, एक अच्छा रोल मॉडल होना होता है, उसके ना होने की वजह से भी हम इन मसाइल को देखते हैं आगे चल के। या यूँ कह लें कि हमने जितने मसाइल का ज़िक्र किया है, इनकी जड़ कहीं न कहीं हमारे बचपन से जुड़ी होती है। जी। और उसमें हल्का-सा मुझे याद है शुरू में आपने वो जो ख़वातीन डाइजेस्टर ड्रामा की बात की थी। एक चीज़ ये भी बताते चलूँ कि लव के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कल्चर टू कल्चर थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। इमोशन तो एक ही है पूरी दुनिया में, लेकिन उसमें भी 2 एक्सट्रीम्स हैं। अब वो हीर रांझा, ससी पुन्नू और बाकी लैला मजनू को देखा जाए, तो इतना कोई आफ़ाकी किस्म का और इतना कोई डिवाइन किस्म का लव है कि कभी-कभी मुझे लगता है कि ये तो कोई बहन-भाई की स्टोरी है। अ, और वेस्टर्न लव उसमें भी स्टो बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी, एक्सक्यूज़ मी। हुँ, तो वेस्टर्न जो लव का कॉन्सेप्ट है, उसमें मतलब आँखें चार हुईं और फ़िल्म के अगले मंज़र में साथ ही जनाब बेडरूम में पहुँच गए, तो वो एक अलग एक्सट्रीम है। हुँ, तो कहने का मकसद ये है हुँ, कि अगेन अक्सर वो आई विल रिपीट माई सेल्फ कि मैं कहता हूँ कि भई इतने हज़ार साल लगे इंसान को कंट्रोल हासिल करने में, हवाओं को सर करने में, फ़िज़ाओं को, ज़मीन को, समंदर को, न्यूक्लियर एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और अब कितने मज़े की बात है कि हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि हम वॉलंटरली हम चाहते हैं कि वो कंट्रोल लूज़ कर दें, आइदर थ्रू ड्रग्स एंड अल्कोहल या अदरवाइज़ बिहेविंग लाइक एनिमल्स अकॉर्डिंग टू आवर बेसिक इंस्टिंक्ट्स कि हम अपनी जो जानवरों वाली से हम शेयर करते हैं वो जो जिबिल्लत हम चाहते हैं कि वापस उसके ऊपर चले जाएँ। जो हमने कंट्रोल और सेल्फ कंट्रोल हासिल किया हज़ारों सालों में, अब हम वो गिव अप करना चाहते हैं कि हम किसी तरह से एनिमल्स की तरह बिहेव कर सकें। पहले जब 20 साल पहले मैं जब लैंड किया था यूके में, तो एक फ्रेज़ देसी लोग कहते होते थे कि भई गोरे जो हैं वो 5 दिन जो है वो कुत्तों की तरह काम करते हैं और फिर 2 दिन रिलैक्स करते हैं और एन्जॉय करते हैं। तो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में और डिफरेंट जगह पे ट्रैवल करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि गोरे 5 दिन इंसानों की तरह दिल लगा के काम करते हैं और फिर 2 दिन जो है वो कुत्तों की तरह और जानवरों की तरह बिहेव करते हैं। दे वुड बी अगेन सारे के सारे नहीं, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है ना, तो वो ये इस तरह से स्लाइटली चेंज हो जाता है, जैसा मैंने कहा ना कि विज़िट करने से नहीं पता चलता। जब आप रहते हैं किसी सोसाइटी में फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम या दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि असल कहानी क्या है। हुँ। वही बात होगी कि हम फ़िल्म्स देख के, ड्रामास देख के वो जो है ही ड्रामास मतलब हकीकत से उनका ताल्लुक नहीं, वो क्रिएट किए गए हैं। तो वहाँ से हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें एडॉप्ट कर ली कि जो हमें बड़ी सहल लगी, जिसे हम ज़िम्मेदारी से फरार कह सकते हैं। लेकिन जो असल चीज़ें हैं, जो एडॉप्ट करनी चाहिए थी, उनका डिसिप्लिन है, हमने वो एडॉप्ट नहीं किया। उनके वर्क एथिक्स हैं, हमने वो एडॉप्ट नहीं किए। उनकी सिविक सेंस है, हमने वो एडॉप्ट नहीं की। बाकी उल्टे-सीधे करके हमने कहा कि वेस्ट मॉडर्न है, तो हम इस तरफ चल पड़े। ख़ैर ये अच्छा सेशन रहा मंसूर अच्छा मैं और ये कंक्लूड सॉरी मिसाल सॉरी टू कट यू कंक्लूड करते हुए ये कहना चाहूँगा कि लव या मोहब्बत या इश्क जो है, जो किताबी लव और इश्क है वो एक अलग चीज़ है। एंड आई एम नॉट डिनाइंग जैसा मैंने कहा कि यस पीपल डू फॉल इन लव, इट्स अ ह्यूमन इमोशन, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इमोशन। लेकिन उसका इज़हार या उसके जो बाकी जो अश्काल हैं या उसकी जो रिफ्लेक्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं, ओवर अ पीरियड टाइम मैंने एज़ अ देखें एज़ अ डॉक्टर और एज़ अ साइकियाट्रिस्ट या साइंस वाले तो ये कहेंगे ना कि इट्स जस्ट अ केमिकल रिएक्शन, आपके ब्रेन ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स और फार्मोन्स और हार्मोन्स और एंडोर्फिन्स एक्टिवेट होते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं और दिल धक धक करना शुरू हो जाता है। तो वो एक बहुत ही ऐसी बहुत सी बातें एक आम इंसान को समझ नहीं हाँ, आती। वो बहुत ही गैर रोमानी सा हो जाएगा, लेकिन हाँ। मेरे कहने वाला ये है कि एक फीलिंग जो है स्पेशली व्हेन यू आर यंग इज़ क्वाइट नेचुरल, लाइकनेस और डिसलाइकनेस होती है, लेकिन डोंट जंप टू द कंक्लूजन। सारी किस्म की लाइकनेसेस जो हैं वो लव नहीं होती और एग्ज़ैक्टली। सारी किस्म की जो प्रेफ़रेंसेस हैं और जो चाहतें होती हैं वो सारी की सारी इश्क के दर्जे पे नहीं होती। एक अलग भी वो हमारे यहाँ इश्क मजाजी और हकीकी, उस पे फिर किसी दिन बात करेंगे।
तसव्वुफ़ और वो हकीकत, तरीक़त, आगे क्या आता है शरीयत और मारिफ़त जो भी है उसका ऑर्डर, उस पे फिर किसी दिन बात करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन द लॉन्गर रन जो हाँ, हाँ। असल चीज़ जिसको अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशन की बात करते हैं ना, तो पहली रेसिपी लव की जो है वो है रिस्पेक्ट। भले ही लव हो ना यस, हो, लेकिन एक हेल्दी रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, बिटवीन फ्रेंड्स, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, स्पेशली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, रिस्पेक्ट जिसको आप लव या इश्क हाँ, कहते हैं इन द लॉन्गर रन वो रिस्पेक्ट की सूरत में सामने आता है। कोर आप है अपने बेसिकली। हाँ, आप अपने पार्टनर को किसी दूसरे के सामने डिग्रेड नहीं करते। आप जाके उसकी बुराइयाँ जगह-जगह नहीं करते। आप एक-दूसरे की प्रायोरिटीज़ और अपने एक-दूसरे की प्रेफ़रेंसेस को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आपका पार्टनर जो है वो अंग्रेज़ी फ़िल्म देखना चाहता है और आपने इंडियन फ़िल्म देखनी है या कोई देसी ड्रामा तो यू कैन गो इन द सेम वेन्यू एंड वन कैन गो टू अ डिफरेंट स्पेस सिनेमा एंड द देते हैं अदर ना कैन हाँ, एक दूसरे को स्पेस देना असल हाँ। वजह होती है लॉन्ग वो ड्राइव पे लेके चलने की। अगर आपकी म्यूजिक की हुँ, प्रेफरेंस डिफरेंट है तो यू कैन टेक टर्न्स ऑन दैट कि कभी एक की चॉइस सुन ली तो कभी दूसरे की चॉइस सुन ली एंड सो ऑन मतलब ये मैं सिर्फ उसको बहुत एक हुँ, जनरलाइज करके छोटी छोटी बात लेकिन इट व्हेन यू आर लिविंग टुगेदर 24/7 तो उसमें हर दिन नए चैलेंजेस होते हैं स्पेशली शुरू शुरू में और हर दिन स्पेशली आफ्टर द हनीमून पीरियड तो वो एक आपको उसके अकॉर्डिंगली लेकिन उसमें एक चीज लूज नहीं होनी चाहिए द म्यूचुअल रिस्पेक्ट अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते अपने पार्टनर की तो दैट मीन्स कि आपको कोई लव वव और वो उस तरह का वो कर घड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह लर्निंग टू लिव विद द डिफरेंसेस आप अपने जो डिफरेंसेस हैं उनके साथ कैसे इकट्ठे रह सकते हैं या उनको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं और अगर वो सॉर्ट आउट नहीं हो सकते तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करते हैं और म्यूचुअल या मिडल ग्राउंड्स कैसे फाइंड करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं इन द लॉन्गर रन जो इस चीज़ की निशानी होती हैं कि यू आर एक्चुअली इन लव विद द पर्सन। बाकी वो जिसका हम पहले बहुत इस पे डिस्कशन कर चुके हैं कि खेतों में नाचने वाला लव जो है फ़िल्मों में और छलांगे मारने वाला और वो सब कुछ और वो दैट्स बियॉन्ड रियल लाइफ मेरे ख्याल में। चलें ये काफ़ी और यहाँ मैं जो इख्तिताम करना चाहूँगी वो जो भी आपने एक लफ्ज़ कहा है ना कॉम्प्रोमाइज़ हमारे यहाँ बड़ा इसके ऊपर कान खड़े हो जाते हैं, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें? मेरा ये मानना है हम अपने घर में भी जब रहते हैं, बहन-भाइयों के बीच में भी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो हम बाज़ औक़ात वही बात आ जाती है कि एक-दूसरे के एहतराम में, एक-दूसरे की मोहब्बत में, एक-दूसरे का ख़्याल करते हुए मान लेते हैं। तो अगर हम अपने वर्क प्लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, हम अपने बहन-भाइयों के साथ करते हैं, तो व्हाई नॉट मियाँ-बीवी में अगर कोई किसी मामले पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, तो उसमें क्या कबाहत है? हम सारी तरफ कॉम्प्रोमाइज़ कर आते हैं। यहाँ पर आकर हम एकदम से हमारी अनाड़ी क्यों? तो ख़ैर ये नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी हम बहस कर सकते हैं, असल में लेकिन मेरा ख़्याल है अब हम इजाज़त चाहेंगे। हुँ, सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कॉम्प्रोमाइज़ की जो कॉनोटेशंस उर्दू लैंग्वेज में हमारे यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, ज़रूरी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ेज़ जी, पॉज़िटिव भी जी। होते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ का हम ये नहीं कह रहे कि अवामिर नहीं कि जो आपको आपके जो बेसिक दीनी हकूक़ हैं, उससे अगर आपको महरूम कर रहा है या आपके जो बेसिक इंसानी हकूक़ हैं, तो आप उस पे कॉम्प्रोमाइज़ करें हाँ, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या कम नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो हम डे टू डे की चीज़ें बात कर रहे हैं, खाने की प्रेफ़रेंसेस होगी हुँ, लिबास की प्रेफ़रेंसेस होगी, उन कॉम्प्रोमाइज़ेज़ की बात कर रहा हूँ। इसका ज़्यादा इसको मैं अफ़ाम व तफ़हीम कहूँगा, मुझे इसके दूसरे मानी भी पता है उर्दू में कॉम्प्रोमाइज़ के, लेकिन हमारे यहाँ उसको एक नेगेटिव कॉनोटेशन में लिया जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि हुँ, बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए से ये चीज़ें बड़े ईज़िली हल की जा सकती हैं। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मंसूर। हमने जो बातचीत की सामीन और हमारे नाज़रीन इस हवाले से अपनी कोई राय देना चाहेंगे तो ज़रूर आप अपनी राय भी दे सकते हैं और जैसे कि मंसूर ने कहा कि जो अभी तक कमेंट्स आए हैं उसके ऊपर यकीनन आप हमारे साथियों को जवाबात भी देना चाहेंगे अपने एक सेशन में। तो इंशाल्लाह एक मतलब फिर एक और सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। माइंड फाइल्स से सारा अफ़ज़ल को डॉक्टर मंसूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, थैंक्स अ लॉट सारा, अल्लाह हाफ़िज़।